कल हम जो काम कर रहे थे ना, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे थे रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और फिर में जाके जो डिज़ाइन है हमारा वो ओपन कर गिटहब पे। आप सब स्टूडेंट्स ने काइंडली आप लोगों ने बना लेने अपने अकाउंट। वो आपको क्विक हेल्प करेंगे आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने में। जो बच्चे हैं अबू बकर और फरहान, उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए। साद हो गए, रज़ा और बाकी जो बच्चे होंगे मेरे, उसमें आप लोगों ने काइंडली इस चीज़ को फोकस करना है। पहले ही दिन आप लोग अपने जीमेल अकाउंट के साथ सिंक करके आपका जो जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके गिटहब के साथ, और गिटहब का जो अकाउंट है वो आपके वर्चुअल के साथ। तो ये तमाम चीज़ें आप इसमें इंटर कनेक्टेड हैं। जीमेल आपने यूज़ करना है टू क्रिएट अकाउंट ऑन गिटहब, और गिटहब का अकाउंट आपका यूज़ होगा जब आप साइन अप करोगे वर्चुअल। तो वर्चुअल एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के बाद उसका लिंक अपने रिज्यूमे में, अपने पोर्टफोलियो में, अपने जो भी आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, डोमेस्टिक लेवल का क्लाइंट है, इंटरनेशनल लेवल का क्लाइंट है, व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है, आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गया, या किसी भी कम्युनिकेशन उसके ज़रिए आपके साथ कनेक्ट हो गया है कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए, तो वो चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी आपके सारे सिस्टम को ना आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे। तो आप लोगों ने काइंडली इस चीज़ को फोकस करने के दो बेसिक अकाउंट आप लोगों ने लाजमी क्रिएट कर लेने हैं। फ्री पिक का भी कर लें, फिग्मा का भी कर लें, वो तो वेल एंड गुड है, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है क्योंकि काम तो हमने कर नहीं करना। तो आपका गिटहब का अकाउंट लाजमी होना चाहिए, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। और वो आप लोगों ने जितना जल्द से जल्द, आज मैं कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड्स आज मैं अपना जो ये जितना भी काम है इसकी एक रैपो बना के और मैं अपलोड भी कर दूंगा, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम जो भी मैं काम इसको कंटिन्यू करूँ तो मुझे आप लोगों को बार बार जिप करके कोड ना शेयर करना पड़े, जैसे मैंने कल भी ये जिप करके कोड शेयर किया, ऐसा ना करना पड़े, बल्कि मैं सिंपल कोड पुश करूँगा गिट पे और वो आप लोगों के साथ रेपो का लिंक आ जाएगा ग्रुप में, और आप लोग जाके चेक कर सकते हो कि हमने कोडिंग करनी कैसे। यकीन आप लोगों के सबके अलग अलग डिज़ाइन होंगे, आप लोगों ने उस कोडिंग स्ट्रक्चर को सिर्फ समझने के लिए एज अ सैंपल के तौर पे लेना, बाकी कोडिंग आप लोगों ने खुद। अच्छा जी, इसी चीज़ को हम कल देख लेते हैं, देख रहे थे जी। डिज़ाइन ओपन कर लेता हूँ मैं, और आप लोगों के सिस्टम में फोटोशॉप इंस्टॉल होना चाहिए। फोटोशॉप बेसिक और ये गेट इनटू पीसी का मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिटेल्स का शेयर कर दी। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने प्रोसीड कर लेना है। अगर आप लोग खरीदना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, वो भी ठीक है, वो भी ऑप्शन है। क्रिएटिव क्लाउड पे जाके आप परचेज, मैंने ओपन कर लिया जी डिज़ाइन। डिज़ाइन ओपन करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप मैंने लेना है इसको इंटीग्रेट, इसको बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए मैंने स्टेप लेना है। इंट्रो सेक्शन बनाने से पहले मुझे चाहिए थी हेडर। हेडर की मैं बात कर रहा था, बॉयलर प्लेट मैंने जो बना भी ली थी इंडेक्स और HTML की, फिर मैंने अबाउट अस का टेम्पलेट क्रिएट किया था, फिर मैंने एक और कॉन्टेक्ट अस का टेम्पलेट, कॉन्टेक्ट पेज का टेम्पलेट क्रिएट किया था मैंने। तो आज हम उसी को ही आगे लेके चलते हैं, इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं उस कोर्स में। प्रोजेक्ट का नाम है जी हमारा ब्रंच डिस्ट्रो, और उसका जो तरीका है हमारा सिस्टम पे, हमारे डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट के फोल्डर होने चाहिए आपके पास। डी ड्राइव बेस्ट है, अपोजिट ड्राइव में करें तो जिसमें विंडोज इंस्टॉल ना हो तो वो बेस्ट है। एंड देन उसके बाद जाके जब आपने ओपन करना है जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, ब्रंच डिस्ट्रो जो मेरे केस में मेरा डिज़ाइन का नाम है, और इसको मैंने ओपन करना है VS कोड के अंदर। VS कोड भी आपके सिस्टम में होना चाहिए। VS कोड आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। Zipline, VS कोड, ड्रीमवेयर, एटम, बेसिक बेसिक मैंने आप लोगों को कोड एडिटर्स बता दिए थे। अब आप लोगों की पर्सनल चॉइस है, ज़्यादातर मार्केट में VS कोड यूज़ हो रहा है, तो अगर आप लोग वो यूज़ करना चाह रहे हैं इट्स अप टू यू और योर ओन चॉइस। इसमें मैंने ओपन करना है जी कोड CMD कमांड लाइन पहले ओपन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ जाके मैं कोड स्पेस डॉट लिखता हूँ। तो ये जितना भी प्रोजेक्ट है
रूट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी विद इन द VS Code। और यहाँ जाके index.html, और ये कल जो बेसिक चीज़ें बताई थी मैंने आप लोगों को, इसको मैं चेंज करने लगा हूँ टाइटल को, क्योंकि हम होम पेज क्रिएट कर रहे हैं। इट शुड बी होम। साथ बच्चे, अगर आपको नेट चाहिए ना तो यहाँ फ्री है नेट, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट का, वो आप कनेक्ट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट स्किल के नाम से ncaps है, और इसका पासवर्ड है कंट्रोल पैनल, नेटवर्क एंड सेटिंग। ये आप सब बच्चे कनेक्ट कर सकते हो नेट से। आप लोगों ने इसकी तरफ से इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये, और आप लोगों के नेट कनेक्टेड होने चाहिए यहाँ पर लैपटॉप पे, क्योंकि हम जितना भी काम कर रहे होते हैं उसके लिए नेट की रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट। ये पासवर्ड है जी इसका 11122641। नेक्स्ट स्किल ncaps है। दो नेक्स्ट स्किल है, जो ये ncaps वाला है ना, ये कनेक्ट कर लेना है आपको ने, ये वाला नेक्स्ट दो हैं यहाँ पे, सब बच्चे कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी स्पीड भी अच्छी है, स्टेबल है। इस तरह की हैवी फाइल्स हम लोगों ने डाउनलोड करनी होती हैं, वो हमारे काम को स्मूथली रन करने के लिए जैसे द बेसिक सिंपल सिखा। ये मैंने क्या किया जी, होम डैश, और ये मेरे जो प्रोजेक्ट का नेम है वो है जी ब्रांच। ये मैं इससे लोगो से पढ़ रहा हूँ, मैं लोगो भी अभी एक्सपोर्ट करता हूँ कुछ देर में। तो मैं यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ BRUNCH बिस्ट्रो, ब्रांच बिस्ट्रो, BRUNCHBISTR। मैंने चेंज कर दिया। बूटस्ट्रैप का जो बॉयलर प्लेट का जो टेम्पलेट मैं देख रहा था, वहाँ पे टाइटल में बूटस्ट्रैप के हवाले से नाम लिखा हुआ था, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया विद माय ओन डिजाइन। कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ इस तरीके से कोड लेवल पे। और कल जो हमने दो बेसिक टैग्स पढ़े थे, मेटा टैग कैरेक्टर सेट का, मैं व्यू कोड का, उसके बाद टाइटल, और एक मैंने ऐड कर दिया था लिंक करने की स्टाइल की, और वो जी एसएस के फोल्डर के अंदर, और एसएस के अंदर सीएसएस के फोल्डर, और सीएसएस के फोल्डर के अंदर style.css। अभी फाइल में कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक है। अभी मैं HTML का कोड लिख रहा हूँ, और मैंने हेड का टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पे बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, जितना भी काम हम लोग करेंगे, जितना भी हमारी कोडिंग होगी, वो इसी के अंदर होगी, बॉडी के टैग के अंदर। तो मैं मेन से स्टार्ट करता हूँ। मेन का टैग ये हो गया जी, मेन का टैग स्टार्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखना है जी विद फॉरवर्ड स्लैश। इसका मतलब है कि ये एंड हो गया, ठीक है, दिस इज द स्टार्ट एंड दिस इज द एंड। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी अगर आप चाहते हो उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। HTML कमेंट्स लाजमी आप लोगों ने यूज करने हैं, इट्स अ गुड प्रैक्टिस ऑन कोड लेवल। ये जी मेरा मेन का टैग, सबसे पहला जो टैग है मैं यूटिलाइज करने लगा हूँ विद इन द बॉडी टैग। वैसे तो HTML के टैग से हमने स्टार्ट किया था, फिर हमने हेड का टैग देखा, फिर मेटा टैग देखे, टाइटल, लिंक, हेड का टैग क्लोज किया, बॉडी का टैग क्लोज किया, HTML का टैग क्लोज हुआ। अब बॉडी के टैग के अंदर जो मेन लेआउट क्रिएट करने के लिए जो यहाँ से मैं स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर रहा हूँ, बिल्ड करना शुरू कर रहा हूँ, वो मेन का टैग। मेन के टैग के अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट है मेरी, एज पर माई डिजाइन रिक्वायरमेंट, वो है मेरा हेडर का। मैंने बनाना है, कंपोनेंट बनाना है, मैंने एलिमेंट क्रिएट करना है, मैंने एक हेडर के हवाले से चीज़ें बनानी है जिसमें लोगो है और मेन मेन्यू है। तो मैं उसी चीज़ को बिल्ड कर लेता हूँ वाया यूजिंग द हेडर टैग। HTML के अंदर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम हेडर से रिलेटेड एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए हेडर का टैग यूज कर सकते हैं, फुटर से रिलेटेड फुटर का टैग, सेक्शन से रिलेटेड सेक्शन का टैग, डायलॉग, आर्टिकल, H1, UL, LI, ये सारे टैग हम यूज कर रहे थे, नैव का टैग, ये चीजें मैं बता रहा हूँ। और ये टैग्स हमें हेल्प आउट करते हैं हमारे स्ट्रक्चर को क्विक वे में ब्राउजर को समझाने के लिए, बताने के लिए कि हम कहाँ पे क्या चीज बनाना चाह रहे हैं अपने वेब पेज में। हेडर का टैग लिख दिया जी मैंने, तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश एंड कर दिया, HTML कमेंट किया, इस तरह से टैग दिया। जैसे मैंने लिखा हेडर, तो उसने VS कोड के अंदर आप काम कर रहे हो तो ये आपको हेल्प आउट कर रहा होता है स्टार्टिंग और एंडिंग टैग इस तरह से कंप्लीट कर। कोड लिख रहा हूँ जी मैं दोबारा से, हेडर का टैग, और उसमें जाके फर्दर मुझे एक अदर डिव चाहिए, और डिव मैंने कंटेनर की क्लास लगानी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट कंटेनर लिखूंगा यहीं पे, कंटेनर लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो VS कोड मुझे क्या करता है, हेल्प आउट कर रहा था मेरे
हमारे प्रोग्रामर्स के लिए बनाया गया, क्विक वे में कोडिंग करने के लिए हम इस तरह से अपने स्ट्रक्चर को, लेआउट को बिल्ड कर सकते हैं। और मैंने कंटेनर क्यों यूज़ किया है, द रीज़न, अगर मैं अपने डिज़ाइन को देखूँ, मेरे यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेता हूँ डिज़ाइन को। तो जितना भी आप देखो कंटेंट आ रहा है, कंटेंट मतलब जैसे ये एक कंटेंट लिखा हुआ है, टाइटल, ये कुछ डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये नेविगेशन है, ये लोगो है, ऑल एज अ कंटेंट। ये बटन आ रहा है, सीटी आ रहा है, कंटेंट, इमेज कंटेंट है। इसके बाद द रेस्टोरेंट ओवरले कर रहा है इमेज के ऊपर, टाइटल ओवरले कर रहा है, और राइट साइड पे कुछ कंटेंट आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, एक और इमेज आ रहा है, दिस इज ऑल एज अ कंटेंट। और वो एक स्पेसिफिक विड्थ के अंदर, फ्रॉम टॉप, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप and go one by one, every section, the restaurant section, what we make section, delicious and nutritious section, उसमें क्या आ रहा है, आपकी टाइटल और सब, ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, नीचे एक कार्ड बना हुआ है, डिलीशियस मेन्यू का कार्ड, मेन्यू कार्ड स्पेसिफिक विड्थ के अंदर, डिजाइनर ने एक स्पेसिफिक विड्थ के अंदर बनाएंगे। आवर शेफ एक अगेन सेक्शन, उसको भी स्पेसिफिक विड्थ के अंदर रखा हुआ है, एक्सपेंड नहीं कर रही कोई चीज, लेआउट एक खास किस्म की विड्थ के अंदर चल रहा है, जितना भी कंटेंट है हमारा खास किस्म की विड्थ के अंदर चल रहा है। इसके बाद एक मेक रिजर्वेशन के नाम से एक सेक्शन है, उसमें भी लिमिट किया हुआ है, उसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके वो एंड हो रहा है, लिमिट किया हुआ है। इमेज की मैं बात नहीं कर रहा, नीचे बैकग्राउंड इमेज की बात नहीं कर रहा, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से एक और सेक्शन है, अ न्यू लेवल ऑफ टेस्ट, वो भी एक विड्थ के अंदर आ रहा है। यहाँ पे स्पेस जनरेट रखी हुई है डिजाइनर ने, विड्थ अच्छा लगने के लिए, डिजाइन को सिंक रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए उसने सारा काम किया। ऑन अ सिमिलर पैटर्न एक और सेक्शन है, लेटेस्ट फूड एंड रेसिपी न्यूज का, वो भी एक खास किस्म की विड्थ के अंदर है। इसी तरह से फुटर जो आपका आ जाता है, फुटर का कंपोनेंट आ जाता है, टैग आ जाता है, कंपोनेंट आ जाता है, एलिमेंट आ जाता है, वो भी खास किस्म की विड्थ के अंदर है। यहाँ से लोगो स्टार्ट हो रहा है और फिर नीचे कुछ डिटेल्स हैं, उसी से रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, सेंटर में आपके लिंक्स आ रहे हैं एक्सप्लोर के नाम से, रिजर्व नाउ का लास्ट कॉलम है, उसके अंदर कुछ डिटेल्स आ रही है। वो भी एक, जितना भी ये कॉलम स्ट्रक्चर आप देख रहे हो विद इन द फुटर टैग, वो एक खास किस्म की विड्थ के अंदर है। और वो जितना भी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप इंट्रो सेक्शन से स्टार्ट हुए थे, डिफरेंट मल्टीपल सेक्शन को हमने रिव्यू किया, तो वो उसी तरीके से उसी को ही मुताबिक डिजाइनर ने इस वाले कंपोनेंट को भी डिजाइन किया। तो हम यही चीज़ मुझे कोड लेवल पर डिसीजन लेने में हेल्प आउट कर रही है कि मैंने सारे स्ट्रक्चर को जिस जिस भी जगह भी, जहाँ भी, जैसे मुझे हेडर के टैग के अंदर चाहिए, मुझे सेक्शन के टैग के अंदर चाहिए, मुझे फुटर के टैग के अंदर चाहिए, मुझे कोई और मैं सेक्शन फीचर्स बना रहा हूँ, सेक्शन रिजर्वेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने तमाम की तमाम टैग्स को जब मैं लिखूंगा कोड लेवल पे, तो मुझे ये कंटेनर की क्लास लाजमी चाहिए। कंटेन कर रहा है, कंटेनर मतलब कंटेन कर रहा है, कंटेन जितना भी कंटेंट है मेरा सबका सब कंटेनर की डिव में है। कंटेंट लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा मैं, आप देखें तो मेरे डिजाइन में बहुत सारे बैकग्राउंड हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, कंटेंट लेवल की बात कर रहा हूँ। और ये है जी हमारा फर्स्ट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वो हेडर है, और हेडर में मुझे सेंटर में लोगो दिखाना है और राइट साइड पे मैंने मेन्यू दिखाना है। मैंने कंटेनर का डिव यूज कर लिया है और इसको मैं आगे फर्दर बना लेता हूँ। द लोगो कस्टम HTML CSS के जरिए हम इसको बनाएंगे, इसके लिए मैं अलग से HTML कमेंट कर देता हूँ, लोगो लिख देता हूँ यहाँ कॉपी। और यहाँ पे जी मैं जाके div, और लोगो के लिए मैंने एक कल सर्च से आप लोगों को बताया था, डिटेल में हम ओवरव्यू कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि लोगो और आइकन अपने प्रोजेक्ट में जो भी वेब पेजेस हम बना रहे होते हैं, वेबसाइट बना रहे होते हैं, हमारी पहली प्रेफरेंस एज डेवलपर ये होती है कि हम उनको SVG फॉर्मेट में हम रखें, ताकि उसका जो आउटपुट रिजल्ट है डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर क्रिस्टल क्लियर आए, अच्छा आउटपुट आए। ऑब्वियसली ब्रांड का जो ब्रांडिंग है, जो भी उसका लोगो जो है, वो जितना अच्छा क्रिस्टल क्लियर होगा, जितनी अच्छा उसका आउटपुट होगा डिफरेंट डिवाइसेस पे, वो एक प्रेजेंटेशन वाइज एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कस्टमर। तो इस चीज़ को मैं अभी लगा लेता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ पहले फोटोपिया से, और फिर मैं यहाँ पे उसका कोड रखूंगा, SVG कोड रखूंगा। ठीक, ये मैंने डिव डिफाइन कर दिया फॉर द लोगो। साथ ही मुझे जो एक और स्ट्रक्चर बनाना है वो है नेविगेशन का।
तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, nav का टैग यूज़ कर लेता हूँ। और nav के टैग में जो मेरे पास HTML के अंदर जैसे nav का टैग है, उसी तरह से सेकेंडरी लेवल पे एक प्राइमरी लेवल पे मैंने nav का टैग और उसमें मुझे ये लिंक्स भी लगाने हैं। लिंक्स के लिए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ UL LI का एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, UL LI का अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए UL और हमें रिक्वायर हैं जी LI कितने रिक्वायर हैं हमें, मतलब 1, ये LI की बात है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मल्टीप्लाई को शुरू करेंगे विद 6 और इसमें हमें एक चीज चाहिए, उसको बोलते हैं हम एंकर टैग। HTML के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, पेजेस के ऊपर नेविगेट करने के लिए या सेम पेज पे सेक्शंस के ऊपर नेविगेट करने के लिए एंकर टैग यूज कर रहे होते हैं। एंकर टैग लिखने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है HTML के अंदर, वो हम A का जो अल्फाबेट है वो हम यूज करते हैं और ये सारे का सारा कोड स्निपेट आपका रेडी हो जाएगा। लेस देन के साइन साथ स्टार्ट हुआ, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद LI और LI के अंदर एंकर टैग हमारा जो भी मतलब हम लिखेंगे। लेट्स सपोज जैसे फर्स्ट वन इज फॉर होम एंड द सेकंड वन इज फॉर अबाउट अस एंड थर्ड वन इज फॉर मेन्यू। ये सारे सेक्शंस भी हैं पेज में। अगर आप अभी हमने गो थ्रू किया है वेब पेज को, तो अगर आप देखें तो ये हम इसको मूव भी करवा सकते हैं, नेविगेट करवा सकते हैं। ये है जी मेन्यू। इसके अलावा आपको जो फोर्थ वन यूज करना है वो है न्यूज। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यू कैन मेक दिस, क्योंकि हमने फोटोपिया के अंदर ओपन किया हुआ है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं लेयर को कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। जो भी लेयर का कंटेंट है इसको जाके मैं करूँगा कॉपी। फोटोशॉप में भी ऐसे होता है ऑलमोस्ट। और दिस वन इज, ये है जी कॉन्टेक्ट, इसको मैंने कॉपी किया एंड देन तो मेरा रेडी हो गया स्ट्रक्चर। इसका आउटपुट हम एक दफ़ा देख लेते हैं ब्राउजर में। हेडर का एलिमेंट है, उसके अंदर जाके मैंने दो बेसिक चीज़ें रखी हैं, लोगो और मेन नेविगेशन कंपोनेंट जो मैंने बनाए। इसको मैं नाम भी, इसका जो HTML कमेंट है ना वो भी साफ कर देता हूँ, मेन नेविगेशन। और ये मेन नेविगेशन एंड हो गई आपकी नैव का टैग यहाँ पे खत्म हुआ था। तो दिस इज, तो जो जितना भी मैंने कोड है इसको जो लिखा है राइट डाउन किया है, हम एक और चीज़, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना इसको HTML के अंदर इंपोर्ट करने की, वो भी हम देख लेते हैं। फोटोपिया में मैंने डिज़ाइन ओपन किया हुआ है, फोटोशॉप में ऑलमोस्ट सिमिलर ऐसे ही हो रहा होता है, लेकिन फोटोशॉप हाईली रिकमेंडेड है। फोटोशॉप में काम आप लोगों को लाजमी आना है। इसलिए मैंने गेट इनटू पीसी की तमाम डिटेल्स आप लोग से शेयर करती हैं, वो आप लोगों ने लाजमी, वीकेंड है, संडे है आज, आप लोग कर लेंगे तो नेक्स्ट वीक हमारे लिए और इन चीज़ों को समझना, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मैं आज में आप लोगों को सबको डिज़ाइन असाइन कर दूँ, तो आप लोगों को अलाइन करना ईजी हो जाएगा। तो फोटोपिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस वाले इमेज को, क्योंकि ब्रांडिंग लोगो मुझे रिक्वायर है राइट नाउ, आई वांट टू इंटीग्रेट विद इन द वेब पेज, मैंने इसे करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे हमारे पास ये टूल प्लेट है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है, अब नजर आ रहा है। हमारे पास क्या है, टूल प्लेट आ रहा है। ये इसी तरह से फोटोशॉप में भी आप लोगों के पास टूल्स आ रहे होंगे, ये तमाम मूव टूल, मैजिक टूल, क्रॉप टूल, इसी के अंदर होता है, एक स्लाइस टूल भी होता है, इसी के अंदर एक होता है स्लाइस टूल, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने यूज़ करना है। फोटोशॉप में स्लाइस टूल आप लोगों को लाजमी इस्तेमाल करना आना चाहिए। एज अ डेवलपर हमें बहुत सारी जगहों पे, मल्टीपल जगहों पे स्लाइस टूल की मदद से अपने इमेजेस को एक्सपोर्ट करना होता है और अपने वेब पेज के अंदर इंकॉर्पोरेट करना होता है। तो ये तमाम टूल्स आपको यहाँ से, जूम टूल, रेक्टेंगल और टूल वगैरह वगैरह, टेक्स्ट टूल, ये बहुत सारे, बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों को, लाजमी नहीं है डिज़ाइनिंग एंड पे ही हर चीज़ आपने करनी हो। एज ए डेवलपर आपको बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑलमोस्ट तमाम इन टूल्स की, जो कि मैं फोटोपिया के अंदर भी राइट नाउ दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने फोटोशॉप में भी इसको क्विक, इसकी जो कमांड है आपकी इस पर होनी चाहिए। अच्छा, इसी में से मैंने सेलेक्ट कर लिया फॉर राइट नाउ, मैंने सेलेक्ट किया है मूव टूल, सिलेक्शन टूल या मूव टूल, और मैंने सेलेक्ट करना है ये वाला। क्या किया हुआ डिज़ाइनर ने इसकी यकीनन लेयर रखी हुई होगी,
तो ये जो राइट साइड पे पैनल है, लेफ्ट साइड पे मैंने आपको पैनल बता दिया टूल्स का, और राइट साइड पे जो पैनल आ रहा होता है ना सारा, ये फोटोशॉप में भी आपका जो पैनल होता है इसको हम बोलते हैं लेयर्स का पैनल। डिजाइन जो बनाया जाता है वो लेयर्स के अंदर बनाया जाता है। एक इमेज होगा, उसके ऊपर एक और लेयर लगाई जाएगी जिसमें ये लोगो है, इसके ऊपर एक और लेयर लगाई जाएगी जिसमें ये मेन्यू आ रहा है आपका, फिर एक लेयर होगी जिसमें टेक्स्ट की लेयर होगी और उसमें डिजाइनर ने इस टेक्स्ट को रखा होगा, फिर इस तरह से एक और टेक्स्ट की लेयर होगी जिसमें ये वाला टेक्स्ट रखा हुआ होगा, एंड देन आपका रेक्टेंगल बटन आ गया, रेक्टेंगल की लेयर आ गई, उसके ऊपर टेक्स्ट की लेयर आ गई। तो ये लेयर्स के अंदर काम हो रहा होता है। जैसे हमारे HTML के अंदर टैग्स में काम हो रहा होता है, इस तरह से डिजाइन के अंदर लेयर्स में काम हो रहा होता है। फिग्मा के अंदर भी ऐसी होता है, XD में भी ऐसी होता है, और आपका जो स्केच है और ये जो आपका फोटोशॉप इसके अंदर, इलस्ट्रेटर में भी आप ऐसी देखोगे कि लेयर्स में सारी चीजें। तो उसी में से क्या किया मैंने, ये वाली लेयर सेलेक्ट कर ली, लोगों की लेयर जो मैं राइट में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे क्या किया भाई, ये इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, दिस इज द लेयर, हाइड अनहाइड करके आई के आइकन के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो कि ये वही वाली लेयर है जिसकी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं राइट में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पर करता हूँ कि डबल क्लिक, तो ये अलग से उसने क्या किया है, वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के अलग से डबल क्लिक किया मैंने उसी लेयर के ऊपर, जो लोगो वाली लेयर थी उसके ऊपर डबल क्लिक किया। तो क्योंकि हमारा जितना भी काम है डिजाइनिंग के हवाले से, खासतौर पे वेक्टर बेस्ड काम, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया आप लोगों से, इलस्ट्रेटर के अंदर हो रहा होता है। तो आपकी जो फोटोशॉप फाइल होती है वो कनेक्ट हो जाती है आपकी इलस्ट्रेटर फाइल के साथ, और वो इलस्ट्रेटर जैसे डबल क्लिक करते तो अलग से आपको इस तरह से ओपन करके दिखा देता है कि यार ये आपका जो यूज किया है लेयर डिजाइनर ने यूज किया वो एक अलग से वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं इसको एज अ एसवीजी इमेज के तौर पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ फोटोशॉप में। मे बी आप जो वर्जन इंस्टॉल करोगे उसमें ये ऑप्शन है, जो मैंने गेट इनटू पीसी वाला लिंक आपसे शेयर किया, आप लोगों ने स्टोर कर लेना है उसको एक दफा। उसमें आप जाके जब आप सेलेक्ट कर लोगे वो लेयर, इस तरह से लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, तो आपने भी जाके उसको एक्सपोर्ट करना है वाया यूजिंग फाइल और एक्सपोर्ट एज एसवीजी, या आप लेयर के ऊपर सेलेक्ट करके और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली, उसमें ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये ऑप्शन आ रहे हैं फोटोपिया के अंदर, इसी तरह से आपके पास उसमें डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एज अ एसवीजी। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक्सपोर्ट एज पे, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें से आपने जाके एसवीजी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, और तब आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि कोड, उसका कोड स्निपेट बेसिकली आपको चाहिए। तो मैं वही काम कर रहा हूँ राइट नाउ। तो मेरे पास फोटोपिया के अंदर ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। फोटोपिया ने हमारी जिंदगी क्या आसान की है, उन्होंने डायरेक्ट आपको डाउनलोड का बटन दिया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ पीएनजी में या एसवीजी में। राइट नाउ आई वांट टू एक्सपोर्ट दिस इमेज एज एसवीजी। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास जो इसका कोड जो इमेज है ना वो आ गया विद इन द एसवीजी वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले इमेज को ना ओपन करके देख सकता हूँ ब्राउजर में, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट सेटिंग सेट की हुई है। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू, वंस आई क्लिक ऑन दिस, आई एम एबल टू सी डायरेक्टली विद इन द ब्राउजर। इस इमेज को सारे को मैं देख सकता हूँ विद इन द ब्राउजर। तो मेरी इस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए मैंने अपनी सिस्टम की बैकएंड सेटिंग भी कर लेनी है। वहां से कहाँ से जाके मैं जाता हूँ सेटिंग में, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। सेटिंग में जाना है आपने, और डिफॉल्ट एप्स में जाना है, और डिफॉल्ट एप्स में जाना है, और यहाँ से जाके ना आप लोगों ने ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले स्टेप के तौर पे आपने क्रोम ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है डिफॉल्ट। अगर माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट आ भी रहा होता है विंडोज में, आपने इसको रिप्लेस कर देना है विद क्रोम। और इसके बाद एक स्टेप ये करने के बाद आपका जो एसवीजी इमेज है ना, जब आप डाउनलोड करोगे तो आपने उसको चेंज भी कर लेना है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेनी है। प्रॉपर्टीज में जाना है, और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट एज बना हुआ है, आइकन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज का, माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन कैसा होता है वो भी हम देखते हैं। वो इस तरह से आ रहा है, इस तरह का आइकन बना हुआ है, लेट्स सपोज। तो आपने उसको चेंज करना है, आपने चेंज कर लेना है विद क्रोम। ये आइकन आ रहा होगा, इसको आपने चेंज करके ये कर देना है, और फिर ओके कर देना है, और अप्लाई भी कर देना है। जैसे आप ओके और अप्लाई करोगे तो अब से फर्दर ऑनवर्ड जितने भी एसवीजी इमेजेस हैं आप डायरेक्टली ओपन करके इसमें देख सकते हो, जो हमारा क्रोम ब्राउजर है। और वो उसका बेनिफिट ये होगा कि मुझे क्योंकि कोड चाहिए इसका, तो मैं व्यू पेज सोर्स करूंगा तो मेरे पास इसका एसवीजी कोड आ जाएगा। अभी लेट्स सपोज मैं इसी एसवीजी कोड को अभी के लिए टेस्ट करने के लिए कॉपी करता हूँ। इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया, इस इमेज के एसवीजी कोड को मैंने किया, कॉपी कर लिया,
और जहाँ पे मैंने डिव डिफाइन की थी लोगो की, वहां पे जाके मैं इसे जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ये आ गया, इसमें ये कोड आ गया। एक तरीका ये हम देख रहे हैं राइट। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर के अंदर और मैं इसको रन कर लेता हूँ, गो लाइव। अच्छा जी, एक्सटेंशन भी आप लोगों ने कर लेनी है क्योंकि मेरे पास इस टाइम एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई भी है। मैं आपको बता देता हूँ, उसका क्विक रिव्यू ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइव सर्वर के नाम से, लाइव सर्वर आप लिखोगे ना जाके एक्सटेंशन में लिखोगे, इसकी बहुत सारी एक्सटेंशन अवेलेबल हैं। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, सिपलाइन के अंदर, एटम के अंदर, ड्रीमवीयर के अंदर, जो भी आप कोड एडिटर यूज करोगे उसमें बिल्ट इन आपको इंस्टॉल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे डिफरेंट आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो अपने वेब डेवलपमेंट के काम को स्पीडी 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 फास्ट वे में करने के लिए। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक लाइव सर्वर के नाम से इसमें ऑलरेडी एक्सटेंशन इंस्टॉल की भी है, तो वो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि ये इंस्टॉल्ड है जी आपके। इसका क्या बेनिफिट है कि मैं डायरेक्टली इंडेक्स और HTML पेज ओपन करने के बाद जब जो मैं काम कर रहा हूँ वो उसको देखने के लिए, ब्राउजर में आउटपुट को देखने के लिए गो लाइव, यहाँ पे नीचे गो लाइव का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास भी आ जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा देन आई एम एबल टू सी डायरेक्टली विद इन द ब्राउजर। ये देखिए जी, मेरे पास वही जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया इमेज, वो यहाँ पे उसने SVG इमेज लगा दिया और ये वो पूरी नेविगेशन उसने वो बना दी जो मैंने यूज की थी, बनाई थी। और ये सब का सब किस में आ रहा है, आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ये सब मेरा आ रहा है जो मैंने हेडर का टैग करा है, और ये मेरा मेन का टैग आ गया, और ये जो मैंने डिफाइन किया मेटा टैग और टाइटल होम के ऊपर आ गई। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर उसने अपडेट कर दिया। जैसे जैसे मैं कोडिंग करता जा रहा हूँ मेरा आउटपुट उसमें ब्राउजर में उसका मैं रिजल्ट देख सकता हूँ किस तरह से वो क्या चीज़ बन रही है। एक और मैं अब ये इमेज एक लगा दिया मैंने, इसी इमेज को मैं PNG में भी लगा सकता हूँ, इसी इमेज को PNG में भी। मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एज अ PNG। यही होता है जी, ये मैंने सॉरी आप डेमो के लिए आए आज, कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका, मोहम्मद जी। मैंने एक्सपोर्ट कर लिया PNG। अब मैं इसी वाले इमेज को रखूंगा रूट डायरेक्टरी के, रूट डायरेक्टरी मेरी जो वर्किंग रूट डायरेक्टरी है, यहाँ से मैं करता हूँ कट, मूव करता हूँ जी एसेट्स का फोल्डर जो मैंने कल बनाया था। कल मैंने सिर्फ CSS का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, आज मैं एक इमेजेस का फोल्डर भी रख देता हूँ, इमेज IMG। ये भी ठीक है नेमिंग कन्वेंशन, ये भी ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इमेजेस कर लें IMAG इमेजेस, ये भी ठीक है। जब आप फोटोशॉप के अंदर काम कर रहे होते हो और आप इमेज एक्सपोर्ट करते हो, उसमें आप क्या कर सकते हो, इमेज एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस, उसको बोलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस। जब हम फोटोशॉप को डिटेल में अभी एक दफ़ा कोशिश करेंगे, इसका भी हम गो थ्रू कर लें, डिटेल में देख लें, तो जब हम उसको देखेंगे तो उसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में जो इमेज हम सेव करते हैं, फोटोशॉप क्या करता है ऑटोमेटिकली आपके रूट डायरेक्टरी पे इमेजेस का फोल्डर बना देता है, इसी तरह जैसे ही मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया, और उसमें जाके उस इमेज को सेव कर देता है। जैसे मैंने ये इमेज यहाँ रख दिया, डाउनलोड किया फोटोपिया से और इमेज रख दिया, और इसका नाम मैंने रीनेम कर दिया, वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की बजाय मैंने इसको कर दिया लोगो। अब जैसे मैंने कोड के जरिए आप लोगों को लगाना बताया, इमेज को कोड के जरिए लगाना बताया, जो कि मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि आपने भी ऐसे ही करना है। अब मैं इसी इमेज को इमेज के टैग के जरिए भी लगाऊंगा, इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं इसको इमेज के टैग के जरिए भी लगा सकता हूँ। सेकेंडरी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी डायरेक्ट SVG इमेज को इंटीग्रेट करना है। और इसको मैं लगाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इमेज का टैग लिखने के लिए आप लिखते हो IMG, VS कोड के अंदर आप काम करोगे, जैसे ही IMG लिखोगे आप एंटर प्रेस करोगे, उसका कंप्लीट सिंटेक्स आपको खुद ब खुद वो लिख देगा, राइट डाउन कर देगा। यहाँ पे आपने करना है जी एसेट्स, और मेरे पास दूसरा फोल्डर आ गया इमेजेस का, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर
जो मुझे लोकेट कर रहा है VS कोड, वो मुझे बता रहा है कि मैंने रिसेंटली एक इमेज रखा है, उसका नाम है logo.png। मैंने इसको लिख देना है। और इसके साथ ही जो एक और एट्रीब्यूट आप देख रहे हो इमेज के टैग के अंदर, HTML का जो इमेज का टैग होता है, जैसे सोर्स का एट्रीब्यूट है, सोर्स का एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, उसके पाथ सेट करने में हेल्प कर रहा है आपको। और जो ऑल्ट का एट्रीब्यूट है वो आपको हेल्प आउट करेगा इस इमेज के बारे में एक्सप्लेन करने में, ब्राउजर को बताने में। जो हमारा डिपार्टमेंट है, SEO का डिपार्टमेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो डिपार्टमेंट है, वो हमें रिकमेंड कर रहा होता है कि आपने ऑल्ट का टैग, ऑल्ट का एट्रीब्यूट आपने लाजमी लगाना है, और ऑल्ट के एट्रीब्यूट में आपने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी रखनी है। जैसे मैंने लोगो लगाया है, और लोगो जो है मेरा जो ब्रांड है इस टाइम जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है ब्रेंच स्ट्रोक, तो मैं उसका नेम लिख सकता हूँ। इस तरह से मैं लिखूंगा लोगो, और ये मैं लिख सकता हूँ इसी तरह से, ये नाम है जी BRUNCH, और ये है जी बिस्ट्रोक। तो मैंने क्या किया, उस ऑल्ट के टैग में उसकी नेमिंग कन्वेंशन एक्सप्लेनेशन दे दी, ब्राउजर को बता दिया इसका बेनिफिट ये होगा इन केस अगर मेरा सर्वर स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसमें क्विकली वो इमेज को फेच करके लाने में टाइम लग रहा है, उसको सर्वर पर रिक्वेस्ट की है, उसको टाइम लग रहा है डिस्प्ले करने में, तो जब जो टेक्स्ट लिखा है ना मैंने, ये फॉरवर्ड तौर पर डिस्प्ले कर देगा। और रिकमेंडेड वे भी यही होता है कि जब आप कोडिंग कर रहे होते हो तो जितने भी इमेजेस हैं आपके, उसके अंदर आपने ऑल्ट के टैग में एक्सप्लेनेशन लिखनी होती हैं विद रिलेटेड टू योर इमेज, जो भी आप इमेज यूज कर रहे हो। राइट नाउ मैं लोगों का इमेज यूज कर रहा हूँ, तो मैंने उसी हवाले से, उसी मुनासबत से मैंने उसके कंटेंट को भी अपडेट कर दिया। ये कंटेंट आपको SEO डिपार्टमेंट वाया कंटेंट राइटर आपको आ रहा होगा। SEO वाला बंदा बता रहा होता है कि यार ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कंटेंट राइटर उन्हीं कीवर्ड्स पे काम करता है, उसी कीवर्ड्स के मुताबिक कंटेंट लिखता है, और वो डेवलपर को दे देता है कि यार ये सारा पेज है, इसमें यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वो मैंने आपको कंटेंट लिख के दे दिया है। वर्ड में भी मिल सकता है आपको, एक्सेल में मिल सकता है, ईमेल के जरिए मिल सकता है, जिस तरह भी कोऑर्डिनेशन आप लोगों की चल रही है, आप इसमें टीम वर्क हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रही है, वहाँ पे जाके उसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। बाकी डिज़ाइन आपके सामने है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो डिज़ाइन में जो लिखा है वो पेस्ट करना है। And that's all। तो जी मैंने इमेज लगा दिया, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। तो ये आ गया जी लोगो। अच्छा, उसमें क्या था, पहले जो मैंने आया ना उसको SVG इमेज लेकर आया, तो उसमें डिजाइनर ने हर एलिमेंट को ना अलग अलग रखा। दैट्स व्हाई आई एम ओनली एबल टू सी दिस फॉर होल इमेज। अब क्या हुआ, PNG में मैं लेकर आया हूँ तो उसने कंबाइन करके रखी हुई सारी चीजें, SVG में स्प्लिट करके रखी हुई है उसने हर एलिमेंट को। ऊपर वाला जो वर्डिंग है, नीचे एस्टैब्लिश 1967 डेली गुड फूड्स फॉर यू, सेंटर वाला जो स्टाइल है वो अलग अलग लेयर्स में लिखी हुई। लेकिन जो PNG इमेज है उसने सबको मिक्स कर दिया, मैच कर दिया और उसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये SVG में भी ऐसे ही होता है। बल्कि आप डिजाइनर से कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार मुझे आप इसका SVG कोड दे दो। वो आपको क्या करेगा, ड्राइव लिंक शेयर करेगा, उसमें सारी जितने भी वेरिएंट्स उसमें यूज किए मैंने ऑल ओवर द ब्रांडिंग, इंस्टा के पेज पे, फेसबुक के पेज पे लोगो कौन सा यूज हो रहा है, किस डायमेंशन से यूज हो रहा है, वेबसाइट पे किस डायमेंशन से यूज हो रहा है, डिफरेंट जो आपका ईमेल के अंदर लेटर हेड पे वगैरह वगैरह, वो सारे आपके साथ एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। उसमें से आपने सेलेक्ट करना होगा फॉर वेब पेज। आप उससे पूछ सकते हो कि वेब पेज पे कौन सा वाला मैं यूज करूँ, तो वो SVG कोड आपने SVG पहले डाउनलोड कर लेना है, इमेज डाउनलोड कर लेना है, एंड देन उसका कोड आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने अभी व्यू सोर्स करके और वो यूज किया अकॉर्डिंगली। अच्छा, इसके बाद मैं क्विकली क्या करता हूँ, हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं CSS, बेसिक बेसिक CSS ऐड करते चले जाते हैं साइड बाय साइड, जैसे मैंने कल कहा भी था। पहला जो स्टेप है मैं CSS के अंदर लिखता हूँ, स्टैटिक के साइन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट एंड, कुछ बुनियादी वैल्यू जिसमें मैं लिख रहा हूँ वो है जी मार्जिन, जीरो, पैडिंग जीरो, और ये है जी बॉक्स साइजिंग इज इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। तीन बेसिक वैल्यूज यूज की हैं मैंने। HTML के अंदर जो मैंने टैग्स यूज किए हैं बुनियादी बुनियादी अभी तक, उसके बाद जो मैं CSS में आया हूँ तो मैंने तीन बेसिक वैल्यूज यूज की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ CSS। स्टैटिक के साइन से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कस्टम HTML CSS लिख रहा हूँ, और जब हम आगे चल के काम करेंगे, मजीद सीखेंगे, काम करेंगे, तो हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इसको बिल्कुल ज़ीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए
कि अच्छा यार ये पैडिंग है, ये इस मकसद के लिए यूज़ होती है, ये मार्जिन है, ये इस मकसद के लिए यूज़ होता है, ये स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है, ये इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज़ है, इसके अलावा टाइपोग्राफी के लिए बैकग्राउंड कलर्स हैं, बैकग्राउंड कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं हम, बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे जैसे हम आगे बनाते जाएंगे, बिल्ड करते जाएंगे वेब पेज, उस तरह वो चीज़ें साइड बाई साइड एक्सप्लोर होती चली जाएंगी। तो आपने अभी के लिए, क्योंकि हम कस्टम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के जरिए इस पेज को बिल्ड करेंगे, तो आप लोगों को बेसिक बेसिक चीज़ों का लिखने का, कोड सिंटेक्स लिखने का तरीका आना चाहिए। तो मैंने भी अभी बेसिक लेवल का बिल्कुल लिखा है कि स्टैटिक से स्टार्ट किया, और लिखने का तरीका HTML से टोटली डिफरेंट है। HTML में टैग्स के अंदर काम हो रहा है, CSS के अंदर डिफरेंट तरीके से काम हो रहा है, तो ये सारा साइंस जो है ना थोड़ा डिफरेंट है। इस चीज़ को आपने साइड बाई साइड लेके चलना है। जावास्क्रिप्ट को भी मैं नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा, लेकिन जैसे ही मुझे स्पेस को मैं बिल्ड कर लूंगा तो मैं उसको भी इन करूंगा। अभी के लिए दो चीज़ें मेन फोकस कर रहा हूँ मैं, HTML और CSS। इसके बाद क्या किया मैंने, ऊपर टॉप में ये कुछ वैल्यूज डिफाइन करने के बाद नीचे यहाँ पे मैंने लिखा जी बॉडी, और मैंने ब्रैकेट स्टार्ट एंड फिनिश। यहाँ पे आप जाके जो भी फॉन्ट आप यूज कर रहे हो, जो भी डिजाइनर ने फॉन्ट यूज किया हुआ है, मतलब आप मतलब जो डिजाइनर ने फॉन्ट यूज किया हुआ है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस लेयर के ऊपर, मैं देखना चाह रहा हूँ इस वाले लेयर के ऊपर या इस वाले डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिजाइनर ने कौन सा फॉन्ट यूज किया है। तो वो मैं देख सकता हूँ जी। टेक्स्ट टूल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ मैं, तो मुझे पता चल गया जी ये वाला फॉन्ट, ठीक है, आप लोगों को आ रहा है, ये वाला फॉन्ट यूज हुआ है बायो राइम के नाम से। ज्यादातर काम जो हमारे वेब डेवलपमेंट में हो रहा है आजकल, जैसे मैंने आप लोगों को लिंक भी शेयर किया था, वो है जी fonts.google। और fonts.google में जो मोस्ट कॉमनली फॉन्ट्स यूज हो रहे हैं वो रोबोटो सबसे ज्यादा इस टाइम, ठीक है ना, नाटो सांस, रोबोटो, इस तरह के फॉन्ट्स आप देखोगे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। वो आपको डिजाइन में पता चल जाएगा कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है। अकॉर्डिंगली फिर आपने उसी के हिसाब से डिसीजन लेना है, उसी को सर्च करना है आपने, और फिर डिसीजन उसको इम्प्लीमेंट करना है, इंटीग्रेट कर लेना है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं इस वजह ना फॉन्ट को सर्च कर लेता हूँ एक दफ़ा, मे भी शायद मुझे मिल जाए बायो राइम के नाम से, यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये है जी मेरा फॉन्ट, और ये मैंने इंटीग्रेट करना है। मैंने fonts.google की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, मैंने फॉन्ट सर्च किया। आप लोगों को भी जो डिजाइन होंगे आप लोगों ने जाके चेक कर लेना है कि आप लोग कौन सा डिजाइनर ने उसमें फॉन्ट यूज किया। जब आपको पता चल जाएगा इस प्रॉपर्टी पैनल के ऊपर, जैसे ही आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हो ना और क्लिक करते हो ये टेक्स्ट के ऊपर, तो आपको पता चल जाता है अच्छा यार ये वाला फॉन्ट यूज किया है। सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देता है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, उसकी अलाइनमेंट वगैरह। फोटोपिया के अंदर भी ऐसी होता है, और फोटोशॉप में भी ऐसी होता है, इलस्ट्रेटर में भी ऐसी होता है, फिग्मा में डिफरेंट होता है। फिग्मा जो हम एक्सप्लोर करेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें राइट साइड पे सारी डिटेल्स आ रही होती है, उनका पैनल डिटेल्स जो होती है राइट साइड पे होती है, जो लेयर्स का पैनल होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। जब हम उससे देखेंगे तो हम बाद में उसको डिटेल गो थ्रू कर लेंगे। राइट नाउ फोकस करना है अपने फोटोशॉप में और फोटोपिया के ऊपर, फोटोशॉप पे ज्यादा फोकस करना है। अच्छा जी, ये मुझे पता चल गया, मुझे ये ट्रेस आउट भी हो गया। अब मैंने इस फॉन्ट को इंटीग्रेट करना है विद इन माई कोड। जैसे ही मुझे ये पता चल, मैंने इसको सर्च आउट किया, उसमें से उसने फैच करके मुझे बता दिया। अब मैंने इस फॉन्ट को लगाने के लिए जो राइट साइड मुझे बटन आ रहा है गेट फॉन्ट का, मैंने क्लिक किया एंड मुझे कोड चाहिए इसका। डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मुझे कोड चाहिए राइट नाउ। इसके लिए आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो मैंने करना है जी कॉपी। कौन सा वाला, ये मुझे गाइड भी कर रहा है गूगल फॉन्ट्स, मुझे गाइड कर रहा है fonts.google की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, कि आप इस वाले फॉन्ट को अपने वेब पेज में इंटीग्रेट कैसे करेंगे। और मुझे पहला स्टेप ये बता रहा है कि आपने इसको हेड टैग में कॉपी करना है, इस कोड स्निपेट को कॉपी करना है। मैंने क्या किया, इसी को पर क्लिक किया, वेब पेज पे गया मैं, ठीक है, मैं कर लेता हूँ इसको, मैं क्लोज कर देता हूँ। दो फाइल्स ओपन है राइट नाउ, एक style.css और index.html। और यहाँ पे मैं जाता हूँ जी हेड टैग के अंदर, और हेड टैग में जाके जस्ट मैंने इसको पेस्ट कर देना है राइट आफ्टर टाइटल टैग, राइट आफ्टर आफ्टर दैट टैग। और ये फॉन्ट आ गया जी, ठीक है जी, फॉन्ट इंटीग्रेट हो गया, सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड। द सेकंड चीज़ जो मैंने इंटीग्रेट करनी है, मुझे फॉन्ट फैमिली रिक्वायर है। फॉन्ट फैमिली, आई नीड टू यूज दिस फॉन्ट फैमिली। इसमें से मैं ये लाइन ऑफ कोड कॉपी करता हूँ, ये लाइन ऑफ कोड,
और जो मैंने बॉडी का टैग डिफाइन किया है ना, अभी बॉडी का मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन की है CSS के अंदर, यहाँ जाके मैं पेस्ट कर, ये मैंने क्या किया, पेस्ट किया, वहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके सिंपल पेस्ट। अब मेरे ओवरऑल जितना भी मेरा वेब पेज है ना, वहाँ पे जो ये वाला मेरा फॉन्ट है ना, ये अप्लाई हो गया। इस चीज़ को जब मैं बिल्ड करूँगा, बनाऊँगा, अब मैं आगे चल के जब इस सेक्शन पे आऊँगा तो वो चीज़ उससे मैच करेगी, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली वही फॉन्ट रखा है जो मुझे रिक्वायर है। लेकिन अगर मैं नेविगेशन पे देखूँ तो वो स्लाइटली डिफरेंट फॉन्ट है, ठीक है? टाइटल का भी डिफरेंट है, नेविगेशन का भी डिफरेंट फॉन्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जाके चेक कर लेता हूँ कि इसने डिज़ाइनर ने इस पर कौन सा फॉन्ट यूज़ किया। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे पता चला कि रिबोटो कंडेंस, रिबोटो कंडेंस। तो मैं दोबारा गूगल, जो फॉन्ट्स डॉट गूगल की वेबसाइट है, ओपन है ऑलरेडी, एक फॉन्ट सिलेक्टेड है, इसके लोगो के ऊपर क्लिक करके होम पेज पे आता हूँ और यही वाला नेम सर्च कर लेता हूँ, रिबोटो कंडेंस के नाम से, रिबोटो और रिबोटो। और मैंने एक और चीज़ भी फाइंड करनी, लिखनी थी, तो आगे, ठीक है, ये भी डिज़ाइनर ने इसी में से ही यूज़ किया। अब जब मैं दोबारा गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑलरेडी मेरे पास एक फॉन्ट सिलेक्टेड था, जो मैंने पहले डिज़ाइन के हिसाब से किया हुआ था। और जब मैंने इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट किया तो अब वो मुझे बता रहा है, यार आपने दो फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करनी है, एक आपने जो पहले ये वाला बायो राइम के नाम से, और दूसरा रिपोर्ट। गेट इम्बेड कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यही वाला कोड मेरा अपग्रेड हो गया, अपडेट हो गया। इसी को मैंने कॉपी करना है और मैंने एग्जिस्टिंग कोड के साथ, जो अभी कुछ देर पहले मैंने पेस्ट ऑन किया था, इसी के साथ मैंने रिप्लेस कर देना है, क्योंकि इसमें दोनों फॉन्ट फैमिलीज कंबाइन होगी। एंड द थर्ड वन फॉर द टाइटल, टाइटल डिफरेंट है, डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, और मेन नेविगेशन डिफरेंट है। मुझे देख के अंदाजा हो रहा है तीनों फॉन्ट साइज डिफरेंट है, लग दो ऐसी है, चलिए एक्सपेंडेड है। तो ये हम सर्च कर लेते हैं, बायो, हाँ ये, तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, और उसी के मुताबिक मैं अपने कोड को भी अपडेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास तीनों फॉन्ट्स आ जाएंगे, जो बेसिक लेवल की चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट है ना, मैं उसे फुलफिल करता जा रहा हूँ। फॉन्ट्स मैंने इंटीग्रेट कर दिए जी, फॉन्ट इंटीग्रेशन डन, ऑल थ्री फॉन्ट्स, ठीक है। ये एक्सपेंडेड, ये वाला एक्सपेंडेड, ये रिपोर्टो आ गया, और ये थर्ड वन है, ये इनके फॉन्ट वेट्स भी आ गए। अभी हम फॉन्ट वेट्स एज पर एक ही के साथ रिप्लेस कर दिया मैंने, अलग अलग नहीं कर रहा मैं, बल्कि मैंने फाइंड आउट करता गया, डिज़ाइन में से मुझे पता चलता गया, मैं उसको फॉन्ट्स डॉट गूगल की वेबसाइट पे जाके सर्च किया, मिलते गए मुझे। मैंने जाके जब एम्बेड कोड पे क्लिक किया तो उसने इसी को मुझे बता दिया कि आपने तीन फॉन्ट सिलेक्ट करनी, तीन फॉन्ट फैमिली सिलेक्टेड है आपकी, और जैसे ही आप गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करोगे तो वो तीनों को उसने कंबाइन कर दिया। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है बार बार सर्वर पे नहीं जाएगी, फॉन्ट्स डॉट गूगल के सर्वर पे नहीं जाएगी, बल्कि एक ही रिक्वेस्ट में वो तीनों फॉन्ट फैच करके ले आएगा। और प्रोफेशनल तरीका भी यही होता है काम करने का, कि हमने अपने पेज की स्पीड को स्पीड अप रखने के लिए हमने इस तरह के स्टेप्स लेने होते हैं, स्मार्ट स्टेप्स लेने होते हैं। और पेज स्पीड के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो शेयर किया हुआ है, पेज स्पीड, गूगल पेज स्पीड। एक और प्रोडक्ट है गूगल वालों ही की प्रोडक्ट है, जो कि रिकमेंड करी होती है हमारे पेज की स्पीड को मेंटेन करने के लिए। जब वेबसाइट बन जाती है, जब हम वर्चुअल पे डिप्लॉय कर देते हैं, तो फिर हम उसको जाके एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो था, कि हम जाते हैं, ये वेबसाइट है बनी हुई है, इसका मैंने एनालिसिस किया, ऑलरेडी वेबसाइट थी, डोमेन पे डिप्लॉय हुई हुई है, वर्चुअल के ऊपर डिप्लॉय हुई हुई है, और उसको जाके मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, उसको एनालिटिकल रिपोर्ट देख सकता हूँ मोबाइल के ऊपर और डेस्कटॉप पे कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, उसका किस तरह से कोड स्ट्रक्चर बनाया गया है, किस तरह से परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे जाके वन बाय वन चेक कर सकता हूँ, डेस्कटॉप और फोन पे, मोबाइल में तो स्विच पे सारी, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। जब भी आप कोई वेब पेज बनाओ, जैसे मैं ये वेब पेज बना रहा हूँ, और अगर मैं इसको डिप्लॉय कर कन्वर्ट करता हूँ नेक्स्ट.जेएस के अंदर, जो कि रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क के ऊपर बेस कर रहा है नेक्स्ट.जेएस, और मैं इसे कन्वर्ट करने के बाद डिप्लॉय करता हूँ वर्चुअल के ऊपर,
तो मेरी जो बेसिक स्पीड आ रही होगी ना, बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड आ रही होगी, मुझे कुछ अलग से उसमें इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मुझे अलग से खपने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट इज़ विद द हेल्प ऑफ वर्सल वो आपके पेज को अपलोड होने के बाद लाइव सर्वर पे या स्टेजिंग सर्वर पे जो आपने क्लाइंट के साथ अपना काम शेयर करना है, वो 90 प्लस स्पीड आ रही होगी फॉर द फोन, और डेस्कटॉप पे स्पीड आ रही होगी 100। तो इसमें आपको अलग से खपने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने एज अ डेवलपर स्मार्ट डिसीजन लेने हैं फ्रॉम द डे वन। वर्सल, गिटहब, आपका कोडिंग लेवल पे टेलविंड, डे वन, ये मैं पहले दिन से बता रहा हूँ। आगे चल के हम बाकायदा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट नाउ क्योंकि हम कस्टम HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो अभी के लिए टेलविंड की तरफ मैं नहीं जा रहा ना, आप लोगों ने अभी टेंशन नहीं स्ट्रेस लेना है, इसको हम बाकायदा डिटेल में देखेंगे। ये आगे जी हेडर, हेडर के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक लगा देता हूँ क्लास, हेडर की क्लास। हम HTML के अंदर क्लासेस लगा रहे होते हैं, जैसे मैंने कंटेनर की क्लास लगाई, अभी मैंने हेडर की क्लास लगा दी। क्लासेस क्यों लगा रहे होते हैं, रीजन क्या होता है उसका, हमने अपने वेब पेज को स्टाइल करना होता है, उसकी पोजीशन सेट करनी होती है, एलिमेंट की पोजीशन, उसकी प्लेसमेंट अपडेट करनी होती है, उसके ऊपर हमने फॉन्ट फैमिली लगानी होती है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है, इवन बैकग्राउंड इमेज लगाना अब मुझे पड़ेगा, बैकग्राउंड इमेज लगाना है, मैंने एक खास किस्म के टेक्स्ट कलर लगाने हैं। ये सारे का सारा काम कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को मुझे इजी वे में हैंडल करने के लिए style.css के अंदर जो भी स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ उसको मैं गेट करवा सकता हूँ HTML के ऊपर क्लासेस के जरिए। क्लासेस में लगाता जाऊँगा जो मुझे हेल्प आउट कर रहा होगा स्टाइल्स, और जो प्रोग्रामिंग एंड पे चीज़ें वो सारी आईडी के जरिए हैंडल हो रही होंगी। अब मैं आईडी नहीं यूज़ कर रहा कोई भी, जब हम जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम आईडीज का भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। राइट नाउ मैं फोकस कर रहा हूँ स्टाइल्स के ऊपर, HTML टैग्स के ऊपर, और जो भी हम जैसे जैसे पेज बनाते जा रहे हैं। मैंने हेडर की एक क्लास बना दी और वही क्लास में मूव ऑन कर देता हूँ इसके अंदर भी, CSS के अंदर भी। डॉट के साथ आपने क्लास शुरू करनी है, डॉट के साथ, डॉट के साथ क्लास शुरू करनी है, और आईडी अगर आपको लगानी पड़ जाती, अव्वल तो आपने आईडी यूज नहीं करनी फॉर स्टाइलिंग पर्पस, आईडीज हम यूज कर रहे होते हैं ऑन अ प्रोग्रामिंग एंड। लेकिन अगर आपने आईडी के अगेंस्ट कोई ना कोई आपने स्टाइलिंग करनी है तो आप लोगों ने इसको हैश के साथ स्टार्ट करना। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्लास लगा देता हूँ हेडर, जो मैंने अभी बनाई है। बेहतरीन तरीका होता है कि आप क्लास का जो नाम है ना वो कॉपी पेस्ट कर दो, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। जी, ब्रैकेट स्टार्ट, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फर्स्ट वैल्यू मैंने डिफाइन की, फिर मैंने बॉडी से मैंने हेडर डिफाइन कर दिया। और हेडर में जो राइट नाउ मैंने फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, वो मैंने कौन सा रखना है जी, मेरे केस में है रिपोर्टो, और वो मुझे मिलेगा यहाँ पे। स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं तो मुझे ये वाला, और वो भी मुझे टारगेट करना है किस पे, नैव के ऊपर। तो मैं इसी तरीके से इसी के अंदर रहते हुए एक जो तरीका है, लेटेस्ट तरीका है CSS सीखने का, वो मैं नैव को टारगेट करता हूँ, नैव के टैग को टारगेट किया मैंने, हिरार्की मेंटेन कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ जाके नैव के फोल्डर के उसके हिरार्की टैग के अंदर मैंने फॉन्ट फैमिली ये वाला कर दिया। या एक और लेवल ले जाता हूँ मैं, UL LI और A के ऊपर जाके मैं डायरेक्टली फॉन्ट फैमिली ये वाली लिखता हूँ। वो भी तरीका ठीक है, ऐसे भी ठीक है। ओल्ड क्लासिक वे क्या था जी लिखने का हमारा CSS का, ओल्ड क्लासिक वे में हम ऐसे लिखा करते थे। ये तरीका भी ठीक है, गलत नहीं है, ये तरीका भी ठीक है, ये भी सही है, और ऊपर वाला भी ठीक है। ऊपर वाला लेटेस्ट तरीका है, नीचे वाला ओल्ड वे है। दोनों तरीके आप लोगों को बताने चाहिए। और भी जैसे जैसे आर्टिकल्स वगैरह अगर आप पढ़ रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पे कुछ आपने की हुई है, सब्सक्रिप्शन की हुई है, टेक्निकल चैनल AI टूल्स के जरिए आप हेल्प आउट कर रहे हैं, उससे अपने आपको अपने लेटेस्ट अपने इक्विप रखना है, अपडेटेड रखना है अपने अपनी नॉलेज को। तो आपने इन चीज़ों को इसी तरीके से फॉलोअप में रखना है। आपको हर चीज़ का पता हो, पैटर्न पता हो। कुछ क्लाइंट ऐसे भी हो सकते हैं, वो आपको कहेंगे यार आपने CSS ऐसे लिख कर देखना है, कुछ प्रेफर करेंगे नहीं आपने आप CSS ऐसे लिख कर देंगे, तो वो आपकी पर्सनल जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने मूव ऑन करना है। देखेगा वो गिटहब की रेपो से देख लेगा वो थोड़ा, इसी चीज़ के वो पैसे देगा। ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है। टेलमेंट, इसलिए मैंने नाम लिया टेलमेंट का।
वो आपको कहेगा यार आप मुझे पेज बना के दो रिएक्ट में। रिएक्ट बाय डिफॉल्ट टेलविंड के अंदर पेज बनाता है, तो वो आपको बकायदा पेज की कोडिंग चेक करेगा जाके कि यार इसने जो पेज बनाया है वो टेलविंड क्लासेस यूज की कि नहीं, क्योंकि टेलविंड में आप सीएसएस लिखते ही नहीं हो, जीरो सीएसएस होती है, सीएसएस लेस काम कर रहे हो, तो सारे का सारा काम हम HTML के अंदर कर रहे हो। ये तो हम क्योंकि कस्टम सीएसएस लिखना सीख रहे हैं, दैट्स व्हाई हम इस चीज को सिंटैक्स समझने के लिए काम कर रहे हैं सारा। अदरवाइज जब आप टेलविंड के अंदर काम करोगे और रिएक्ट फ्रेमवर्क में काम करोगे जो कि कोर्स का हिस्सा भी है बैकएंड, जब आप पढ़ोगे तो उसमें सारे का सारा काम आप HTML एंड पे कर रहे होगे, सीएसएस एंड कुछ भी नहीं कर रहे, जो कि सही हाईली रिकमेंडेड वे भी है काम करने का। अच्छा जी, ये मैंने दोनों तरीके आप लोगों को शेयर कर दिए। सिंपल मैंने फॉन्ट फैमिली रखा है, कुछ भी नहीं है और डिटेल अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। सिंपल फॉन्ट फैमिली फॉन्ट्स डॉट गूगल से जाके मैंने इंटीग्रेट किए विद इन द वेब पेज हेड टैग, और मैंने उसको जाके वन बाय वन अलग अलग से मैंने मेंशन कर दिया। एक और चीज, तीसरा फॉन्ट, दो फॉन्ट मैं यूज कर चुका हूँ, तीसरा फॉन्ट मैंने यूज करना है फॉर द टाइटल। टाइटल के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इसी चीज को मैं क्विकली डेवलप भी कर लेता हूँ। इस चीज को मैं कैसे कुछ डेवलप कर लेता हूँ, मैं एक बनाता हूँ सेक्शन इंट्रो, हेडर के टैग के बाद, हेडर का टैग ऊपर है अलग है, पहले मेन का टैग है फिर हेडर का टैग है, अब मैं सेक्शन का टैग बनाता हूँ। सेक्शन का सेक्शन इंट्रो बैनर, इंट्रो बैनर, इस तरतीब को आप लोगों ने ख्याल रखना है, इसी तरतीब को आप लोगों ने इसी तरीके से कोडिंग करनी है। स्टैंडर्ड ही ये कोडिंग करने का, जितने भी रिनाउड प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ मार्केट में काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर इसी तरीके को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने भी इसी तरीके को फॉलो करना है। इवन ये अगर आप कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, डिज़ाइन आपने देख लिया, गो थ्रू कर लिया, मल्टीपल सेक्शन बने हुए हैं, उसको आप जाके चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, ग्रॉक से, डीप सीक से जाके प्रॉम्प्ट पे लिख के क्वेश्चन कर सकते हो, यार मेरे पास ये डिज़ाइन आया है, उसमें ये चीज़ें हैं, ये लोगो है, ये नेविगेशन है, ये टाइटल है, ये इतने सेक्शंस हैं, आप मुझे इसका बेसिक लेआउट दे, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रही, आपने गाइडलाइन लेनी है प्रोफेशनल लेवल पे कैसे काम होता है, ताकि उसी के मुताबिक आप काम करना सीखो, कोडिंग करना सीखो। वो आपको पूरा एक लेआउट बना देगा, जैसे मेरे पास कौन कौन सा सेक्शन है, इंट्रो सेक्शन है, उसमें ये नेविगेशन आ रही है, मैं उसको बताऊंगा AI टूल को कि भाई ये सीन है, ये उसमें डिटेल्स हैं, प्रॉम्प्ट के अंदर लिखनी है। एक और सेक्शन है द रेस्टोरेंट का, फिर एक और सेक्शन है व्हाट वी मेक का, फिर एक और सेक्शन है, फिर फुटर है वगैरह वगैरह, तो उसके हिसाब से मुझे इलैबोरेट कर देगा, सिंपल वे में एक लेआउट रेडी कर देगा, उसको मैं अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने कोडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, अगले लेवल पे ले जाने के लिए। सेक्शन इंट्रो बैनर मैंने लिख दिया, और इसके अंदर मुझे चाहिए जी डिस्कवर अ न्यू लेवल ऑफ टेस्ट। सेक्शन इंट्रो बैनर या डिस्कवर अ न्यू लेवल ऑफ टेस्ट, ये भी नाम रख सकता हूँ, ज़्यादा बेहतर मैचिंग नेम की तरफ आना है आपने, जैसे डिज़ाइन में हो। क्या है जी, इसको मैं कर लेता हूँ डिस्कवर, कॉपी, और ये हमने तो अब वो एग्जैक्टली बिल्कुल डिज़ाइन के हिसाब से मेरी कोडिंग जो है ना सिंक हो रही है, मतलब मुझे पता चल रहा है कि मैं डिज़ाइन जिस पे काम कर रहा हूँ, किस सेक्शन को मैं स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि डिज़ाइन ओपन करते साथ ही मुझे आइडिया होगा। और मैंने एंड कर दिया इसको सेक्शन, और ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं लिखने लगा एक और टैग सेक्शन का, और सेक्शन के टैग में अगेन तरीका मैं वही फॉलो करूंगा, कंटेनर मैंने लगाना है, क्योंकि जितना भी डिज़ाइन है वो खास किस्म के कंटेनर के अंदर आ रहा है, तो कंटेनर मैंने एज इट इज़ यूज किया। और इसके बाद हम क्लास भी लगा लेते हैं सेक्शन, और ये है जी डिस्कवर न्यू लेवल ऑफ टेस्ट, ठीक है जी। और इसमें मैंने ऐड करना है कंटेनर, और कंटेनर के बाद जो मेरी रिक्वायरमेंट है आफ्टर द कंटेनर, आई नीड H1 टैग, पैराग्राफ और बटन, तीन एलिमेंट्स। H1, H1 जो ये राइट नाउ कॉपी किया हुआ मैंने, ये H1 के टैग में रखूंगा मैं। H1 का टैग आपके वेब पेज में एक मरतबा आ रहा होता है, किसी भी वेब पेज में, जैसे आप होम पेज बना रहे हो, कॉन्टेक्ट का पेज बना रहे हो, प्रोडक्ट डिटेल का पेज बना रहे हो, प्रोडक्ट कैटेगरीज का पेज बना रहे हो, आप कंपनी का पेज बना रहे हो, आप कोर्सेज का पेज बना रहे हो,
सर्विसेज का पेज बना रहे हो तो आपका जो एक H1 का टैग है ना वो पेज में एक मरतबा आएगा। ये रिकमेंडेशन आपको मिल रही है एसईओ डिपार्टमेंट। एसईओ डिपार्टमेंट आपको कह रहा है कि यार आपके वेब पेज में अगर मल्टीपल H1 के टैग्स आएंगे ना तो वो आपकी रैंकिंग कीवर्ड की उसको सही तरह से क्रॉलर क्रॉल नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। कोडिंग लेवल पे आपकी जिम्मेदारी है एज अ डेवलपर, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका जो H1 का टैग है वो एक पेज में एक मरतबा रेंडर। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया जी। और जो नेक्स्ट चीज़ मैंने पेस्ट करनी है यहाँ पे वो है ये डिस्क्रिप्शन। मैंने कंट्रोल A की और ये मैंने रखना है पैराग्राफ के टैग में। सेक्शन का टैग, H1 का टैग, पैराग्राफ का टैग, नैब का टैग, यूएल एलआई का टैग, हेडर का टैग, ये काफ़ी सारे टैग्स आए हैं। बहुत सारे न्यू टैग्स आ गए। पहले शायद हमें इन चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन अब ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है तो आप लोगों ने इसको ना जॉब भी करना है सबसे। और इसको जॉब करने का तरीका ये, जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे, 5-6 घंटे दे दें रोज वेब डेवलपमेंट के। सुबह दोपहर शाम घर वाले गए हमारा बच्चा दीवाना हो गया, किसी काम का नहीं रहा करता है, वो भी कोडिंग भी कौन। इसमें इसके लिए मैं एक और टैग हाँ जो मैं ऑलरेडी डिफाइन भी कर चुका हूँ, एंकर टैग ही मैं दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। दीवाना बार आपने स्क्रीन की तरफ बस देखते जाए 5-6 घंटे। ये मैंने क्लास लगा दी बीटीएन बीटीएन प्राइमरी। मैंने ग्रुपिंग भी कर दी, क्लास लगाई, एक क्लास लगाई मैंने बीटीएन की, उसके साथ एक और क्लास मैंने कंबाइन की, ग्रुपिंग कर दी, इसे कहते हैं ग्रुप कर दिया मैंने। एक बेसिक क्लास है और उसके बाद है बीटीएन प्राइमरी एक और क्लास है जिसमें मैं कलर्स वगैरह डिफाइन करूंगा। अभी मैं HTML स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्लासेस लिख रहा हूँ, अब मैं स्टाइल शीट भी लिखना शुरू कर देता हूँ थोड़ी देर के बाद। एक्सप्लेन कर दिया मैंने ये स्ट्रक्चर। अच्छा ये 3 मेन एलिमेंट है सेक्शन के अंदर, 3 मेन एलिमेंट है सेक्शन। कौन सा जी? डिस्कवर अ न्यू लेवल ऑफ टेस्ट, कंटेनर लगाया मैंने, H1 का टैग लगाया, पैराग्राफ लगाया, एंकर टैग लगाया, सारा स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो गया। और मैंने ये डिफाइन करना है जी यहाँ पे जाके क्विक एक चीज मैं डिफाइन करने लगा हूँ, वो है मेरा टाइपोग्राफी। कौन सी वाली टाइपोग्राफी? जो तीसरा मैंने यूज किया ना फॉन्ट, वो मैं लगाने लगा हूँ यहाँ पे। और वो कौन सा फॉन्ट है? फॉन्ट पर गूगल की वेबसाइट मेरे पास ओपन है, ये बंद नहीं कर देनी आपने, ये ओपन रखनी है। इन चीज़ों को आपने ये नहीं कि इंस्टा की रील्स के चक्कर में ये चीज़ें बंद हो गई, ये आपने खोल के रखनी है। इंस्टा की रील्स बंद कर देनी है, इवन ये क्विट ही कर देनी है, डिलीट कर देना है कुछ पे। तो ये फिर आपको नहीं चीज़ें समझ आने लगेंगी कि किस चीज़ में क्या बात हो। तो मैंने ये वाला लगाना है जी, ये एक्सपेंडेड आई थिंक यूज है, एक्सपेंडेड ही। तो मुझे ये लगाना है फॉर H1, तो मैं करता हूँ कॉपी। जितने भी H1 आएंगे मेरे वेबसाइट के अंदर वो सबको टारगेट कर देगा। और अगर मैं अपने डिज़ाइन को टॉप टू बॉटम गो थ्रू करूँ तो ये अगर मैं लेट सपोज मैंने वो H1 कर दिया तो मैं इसको H2 कर देता हूँ, तो H2 भी उसी फॉन्ट स्टाइल में, फॉन्ट फैमिली मुझे वही रखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ CSS के अंदर विद कॉमा सेपरेटर H2 H3 इस तरह से ना मैं अलग अलग हर इसके लेवल को हेडिंग लेवल को बोलते हैं हम, हेडिंग लेवल हमारे HTML के अंदर फ्रॉम H1 स्टार्टिंग फ्रॉम H1 एंड H6 तक हम जा सकते हैं। 6 लेवल्स होते हैं और H1 का इस्तेमाल हम वेब पेज में एक मरतबा करते हैं, बाकी H2 और H6 आप मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हो विद कीप मेंटेनिंग द सीक्वेंस, विद कीप मेंटेनिंग द सीक्वेंस। जैसे अगर आप सेक्शन टैग आप यूज कर रहे हो और आपने यहाँ पे H2 लगा दिया है और डिजाइनर क्या करता है कल को एक सब हेडिंग बना देता है फॉर ईच सेक्शन, तो आपने उसको H3 में रख सकते हो, H2 और H3। फिर आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये सेक्शन स्टार्ट हुआ आपका और आपने सेक्शन को नाम दे दिया रेस्टोरेंट, और फिर आपने उसमें रखा कंटेनर और कंटेनर के अंदर आपने रखा H2 और फिर आपने रखा H3 जो नया उसने डिफाइन किया, फिर एक पैराग्राफ का टैग आ गया, फिर ये कंप्लीट ये एंकर टैग आ गया आपका रीड मोड। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट आपका सेक्शन स्टार्ट होगा तो फिर वो आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे। ये सेक्शन का टैग होगा, व्हाट वी मेक एक सेक्शन होगा, उसके अंदर H2 होगा आपका व्हाट वी मेक, उसके बाद H3 जो होगा वो सब टाइटल होगा जो डिजाइनर ने ऐड किया होगा, फिर ये आपका पैराग्राफ होगा और फिर रेस्ट होगा। तो सीक्वेंस आपने मेंटेन रखना। मल्टीपल आ रहा होगा इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी जगह पे कुछ भी मिक्सअप कर दें,
बल्कि आप सीक्वेंस मेंटेन रखेंगे। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक कोडिंग। ये हमारा जितना भी काम है ये कहलाता है सिमेट्रिक कोडिंग। और ये हमें गाइड कर रहा है गूगल पेज स्पीड। गूगल पेज स्पीड का जो हमारा टूल है, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको शेयर भी किया है, जब आप अपने वेब पेज को बना लेते हो, डिप्लॉय करते हो, तो आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि अच्छा ये चीज़ें इसको आप ऐसे ऐसे बेहतर अंदाज में बना सकते हो, अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, तो ताकि उसका आउटपुट रिजल्ट बेहतर से बेहतर आए फ्रंट एंड पे। और जितनी अच्छे तरीके से आपने कोडिंग की हुई होगी वो आपके सेल्स जनरेट करने में भी हेल्प करेगी, लीड जनरेट करने। आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, आपकी अपनी प्रोडक्ट है और आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा है कोडिंग लेवल पे, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो क्रॉलर उसको सही तरीके से क्रॉल करेगा और उसके ऊपर रैंकिंग उसकी अच्छी आ जाएगी उसके ऊपर लिस्ट आ रही है हमारी सर्च लिस्ट। अच्छा तो ये मैंने कर दिया, सेव कर दिया, सारे लेवल्स पे मैंने एक फॉन्ट लगा दिया। इजी है काम। मैंने मेरे पास जो स्टाइल शीट के अंदर जो लिखने का तरीका है वो आसान है। विद कॉमा सेपरेटर में तमाम टाइटल टैग्स को टारगेट कर सकता हूँ, किसी भी टैग क्लासेस को भी कर सकता हूँ, लेकिन राइट नाउ मैंने टाइटल टैग्स के लिए इसको हाईलाइट किया। और अब मैं अगर रीलोड से भी देखता हूँ और रीलोड करेंगे तो ये देखें जी वो स्टाइल फॉन्ट लग गया। प्लेसमेंट अपडेटेड नहीं है, प्लेसमेंट को मैं अपडेट अब कर लेता हूँ। प्लेसमेंट अपडेट करने के लिए अगर मैं इस पर डिज़ाइन पे गौर करूँ, अब मैं प्लेसमेंट अपडेट करने लगा हूँ। एक सेक्शन मैंने कंप्लीट किया है और मैंने हेडर का एलिमेंट बनाया, ठीक है, हेडर का कंपोनेंट और एक सेक्शन कंप्लीट किया। अब मैं उसकी प्लेसमेंट अपडेट करने लगा हूँ विद इन द CSS। द फर्स्ट स्टेप आई नीड टू टेक इज हेडर में जाके, और हेडर में जाके हमारे पास जो लोगो है ना उसको मैंने सेट करना। और मैंने लोगो का HTML कमेंट कर दिया था, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ क्लास सेव, एक और जेनेरिक CSS लगा देता हूँ मैं, और ये है जी कंटेनर की कंटेनर, क्योंकि मुझे मल्टीपल जगहों पे ये क्लास यूज करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैक्स विड्थ रख देता हूँ इसकी 1320 पिक्सल, विड्थ में रखता हूँ इसका 100%। और इसका जो मार्जिन है ना, जैसे मैंने ऊपर मार्जिन दिया 0, अब मैं मार्जिन को ज़रा डिटेल में आप लोग से शेयर कर देता हूँ। मार्जिन जब हम लिखते हैं CSS के अंदर तो वो क्लॉकवाइज चल रहा होता है, 0 फ्रॉम द टॉप राइट बॉटम। पहले सुबह के 12 बज रहे हैं, फिर दोपहर के 3 बज रहे हैं, फिर शाम के 6 बज रहे हैं, फिर रात के 9 बज रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो ये आपका टारगेट कर रहा है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो मार्जिन, जैसे मैंने ऊपर टॉप में डिफाइन किया, ये भी है शॉर्ट पे, ये भी है लिखने का, यानी कि इसने तमाम साइड्स को 0 कर दिया है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इसने तमाम साइड्स को 0 कर दिया। और ये जो मैंने ऊपर टॉप में वैल्यू डिफाइन किया है, जो स्टैटिक के साथ मैंने डिफाइन किया है, ये मेरे पेज के अंदर जितनी एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही थी, जब हम HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई टैग यूज करते हैं, हेडर का टैग यूज करते हैं, H1 का टैग हम यूज करते हैं, H2 का, div का, फॉर्म्स का, जो भी हम डिफरेंट टैग हम यूज कर रहे होते हैं, उसके लिए बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग्स आ रही होती हैं। उन स्पेसिंग्स को अगर हम कस्टम CSS का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर कस्टम CSS हमने यूज करनी है, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए हम इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन 0 कर देते हैं और पैडिंग 0 कर देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा स्पेसेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। और बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। जो इनपुट फील्ड्स होती हैं हमारी, इनपुट फील्ड्स हम अपने वेब पेज के अंदर इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि हम कस्टमर से इंफॉर्मेशन गेट कर सकें। उसका ईमेल लेना है, उसका नेम लेना है, हमने फ़ोन नंबर लेना है, उसका पासवर्ड एंटर करवाना है, वो हम फॉर्म की इनपुट फील्ड के जरिए कर रहे होते हैं। इनपुट फील्ड के अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी टारगेट कर रही होती है विद इन द CSS, वो आपकी बॉक्स साइजिंग होती है। तो जब आप बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करते हैं तो वो उसके स्ट्रक्चर को अपडेट कर देती है। जब हम उसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाएंगी चीज़ें। अभी के लिए मैंने सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ये दी है कि मार्जिन जो मेन हमारा राइट नाउ इसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं वो क्या है जी, मार्जिन फ्रॉम टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, इस तरह से। या और ज़्यादा मैं इसको सिर्फ स्टाइल में अगर लिखूँ, मार्जिन फ्रॉम द टॉप 0, margin from the right 0, semicolon, and margin from the bottom 0, and margin from the left 0। तो
तो ये मैंने अलग अलग लिख दिया, ये भी तरीका ठीक है, टॉप वाला भी ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने लिखा वो भी ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, आप लोगों से समझाने के लिए लिखा मैंने, इसको मैं शॉर्ट वे में रखता हूँ। अच्छा, एक और भी वे है, वो क्या है जी, राइट नाउ मैं दो पॉइंट्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं उसको और शॉर्ट फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। जो फर्स्ट वैल्यू है ये मुझे टारगेट करेगी वाई एक्सिस, और जो सेकंड वैल्यू है मुझे टारगेट करेगी एक्स। राइट नाउ मैं एक्स एक्सिस वाइज ऑटो रखना चाह रहा हूँ, मार्जिन ऑटो। और वो मैं क्यों रखना चाह रहा हूँ मार्जिन ऑटो, उसका रीजन ये है कि जितना भी डिजाइन के अंदर डिजाइनर ने कंटेंट बनाया है वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेंटर अलाइन है, सेंटर अलाइन लेफ्ट से और राइट से दोनों जगह से। अगर मैं देखूँ हम, लेकिन ये भी इमेज लेफ्ट साइड से राइट साइड, ये भी ओवरऑल कंटेंट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल। तो ये आपको सेंटर अलाइन रखेगा, ये वैल्यू आपकी मार्जिन जीरो ऑटो की वाई एक्सिस जीरो रखेगा मार्जिन, और जो लेफ्ट और राइट से ना वो ऑटो रखेगा, बाय कीपिंग द विड्थ इज इक्वल टू 1320 पिक्सल। वो मैंने कहाँ से निकाली है 1320, मैंने एक रेफरेंस में यहाँ से निकाल लेता हूँ। सेटिंग में जाते हैं, बाय डिफॉल्ट जब आप लैपटॉप परचेज करते हो बाजार से, विंडोज उसके अंदर है एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, और डिस्प्ले सेटिंग पे जाते हो आप, और डिस्प्ले सेटिंग पे जाने के बाद आपके पास जो स्क्रीन रेजोल्यूशन आ रहे थे विदाउट एनी अपग्रेडेशन ऑफ द आपका जो इसमें कार्ड होता है ग्राफिक कार्ड, विदाउट अपग्रेडेशन ऑफ दैट, बाय डिफॉल्ट आपको रिकमेंडेड क्या आ रहा होता है, आपको 1360 जो उसकी बिट्स आ रही होती है। इसके अंदर आप कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे, बल्कि कंपनी ने जैसे ब्रांड न्यू लैपटॉप आपको दिया, डेल का, एचपी का, जो भी कंपनी आप यूज कर रहे हो, और आपने वो परचेज कर लिया, कोई आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट, और विंडोज इंस्टॉल था उसमें, और विंडोज 11 था या 10 था, जो भी, ज़्यादातर विंडोज 11 चल रहा था, तो आपको जो बिट मिलेगी ना वो 1366 मिलेगी। तो 1366 में से 1320 मैंने क्यों यूज किया, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी 1366, जो स्टैंडर्ड विड्थ वाली जो स्क्रीन है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ज्यादा है, उसकी आस्पेक्ट रेशियो ज्यादा है। ज्यादातर लोग 1366 के ऊपर वेबसाइट्स को देख रहे होते हैं। 1366 की जो विड्थ डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो होता है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, आप यानी कि ज्यादातर जो देखा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड स्क्रीन कहलाती हैं, हमारी स्टैंडर्ड स्क्रीन भी बोलते हैं इसको, वो 1366 पिक्सल की होती है। तो 1366 पिक्सल पे जो हमारे वेब पेज लेआउट को बेहतर प्रेजेंट कर रहा होता है वो 1320 होता है। मैंने ये चीज कहाँ से इसको जनरेट किया, एक तो स्टैंडर्ड है, एक चीज मैंने आपको बता दी, दूसरा क्या है कि हमारा जो गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है जिसको हमने कल भी ओपन करके देखा था, आज दोबारा से ओपन कर लेते हैं, और उसके अंदर एक ऑप्शन है जी, हम चलते हैं वहाँ पे, उसका नाम है जी कंटेनर लेआउट में। कंटेनर्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो एक स्टैंडर्ड्स बता रहा है। मैं जो फ्रंट एंड का जो फ्रेमवर्क है, जो मेरा फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस, और मैंने आप लोगों को फाउंडेशन के बारे में तीन बेसिक नाम दिए थे मैंने, बेसिक बेसिक जो कि हमारे ज़्यादातर वेबसाइट्स में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ डेवलपर, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो उसमें जो स्टैंडर्ड्स हमें बताए जा रहे हैं वो भी कुछ इसी से ही मिलते जुलते हैं। जो एक स्टैंडर्ड स्क्रीन पे जो आपकी जो विड्थ है ना, कंटेनर की जो विड्थ है, यानी कि जिसमें आपका मैक्सिमम कंटेंट आ रहा होगा, वो टारगेट करेगी 1320 पिक्सल को, 1320 पिक्सल इट शुड बी, दिस इज द स्टैंडर्ड। एक जो जर्नलाइज फ्रेमवर्क आप अपने सिस्टम में किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के बिल्ड करने के लिए इंस्टॉल करते हो, और वो बूटस्ट्रैप है, वो टेलविंड है या फाउंडेशन है, तो उसमें जो मैक्स विड्थ होगी कंटेनर की वो 1320। इसी चीज को मैंने रेफरेंस के तौर पर कोड भी किया, मैं आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, so that, और ये भी स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ, तो ये आप लोगों को समझने में एज अ रेफरेंस के तौर पर। और इसी चीज को मैंने सीएसएस में लिखा है, इसी तमाम चीज को जो मैंने एक्सप्लेन की वो मैंने सीएसएस में कोड लेवल पे लिख दिया, और मैंने कोड लेवल पे क्या लिखा, मैक्स विड्थ डिफाइन कर दिया 320, और विड्थ 100% रखा मैंने, यानी कि वो अपने आप को एक्सपेंड करे कंटेनर तो वो 100% पे करे, लेकिन कहाँ तक, 1320 से ज्यादा नहीं जाएगा, वो 1320 के अंदर ही अंदर है। और मार्जिन जो होगा उसका सेंटर अलाइन रखने के लिए जीरो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ऑटो। तो ये चीज एक्सप्लेन करने के बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे,
और वो नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा मेन का टैग हमारा, और मेन के टैग में यहाँ पे जाता हूँ मैं, मेन का टैग पोजीशन, इसको मैंने क्या कर दिया पोजीशन रिलेटिव। एक और CSS की प्रॉपर्टी मैंने यूज की फॉर द मेन टैग, वो मैंने यूज किया पोजीशन रिलेटिव को। क्यों किया? क्योंकि मैं अगर डिजाइन को देखूं, ये डिसीजन में डिजाइन लेवल पे देखने के बाद ले रहा हूँ कोड CSS पे मैं लिख रहा हूँ, तो डिजाइनर ने क्या किया हुआ है, ये जो मेरा हेडर का कंपोनेंट है ना, हेडर का जो एलिमेंट है वो ओवरले किया हुआ है इंट्रो सेक्शन के ऊपर, डिस्कवर अ न्यू लेवल ऑफ टेस्ट के सेक्शन के ऊपर ओवरले किया हुआ है, लेयर्स में काम हो रहा है। तो मैं उन लेयर्स के अंदर जो काम हुआ हुआ है CSS एंड पे हैंडल करने के लिए उसको मैं यूज कर रहा हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो मैंने मेन के टैग को, जो मेरा पेरेंट टैग था मेन का टैग, उसको पोजीशन रिलेटिव कर दिया, और जो उसके अंदर आने वाला जो नेक्स्ट टैग है मेरा हेडर का जो टैग है वो मैं कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट, और पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ जो वैल्यूज आप एड ऑन के तौर पे कंबाइन कर सकते हैं वो है जी लेफ्ट से 0, टॉप से 0, राइट से, और इसमें हमने z इंडेक्स भी लगाना है। अभी के लिए नहीं लगा रहा, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया है, सेव करता हूँ मैं ब्राउजर में आके ना इसको चेक कर लेता हूँ कि ये जो चीज़ें बन रही हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ CSS और जो उसका HTML का जो कॉम्बिनेशन अभी तक हमने लगाया वो क्या चीज़ें बनती चली जा रही हैं, वो सारे का सारा स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये नजर आ रहा है, यानी कि ओवरले होने शुरू हो गई हैं वो चीज़ें। यहाँ पे ओवरले मतलब इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ मैं, ओवरले का मतलब क्या, इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मेरी फर्स्ट वैल्यू जो मैंने डिफाइन किया, CSS की प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की मेन के टैग के लिए, वो मैंने पोजीशन रिलेटिव कर दिया। पोजीशन रिलेटिव का मतलब ये है कि जो मेरा पेरेंट टैग है, मेरे केस में वो मेन का टैग है, और मेन के टैग में जो नेक्स्ट आने वाला चाइल्ड टैग है, जो उसका चाइल्ड टैग है, कौन सा टैग है, हेडर का और सेक्शन का, दो हैं। तो वो हेडर का जो टैग है ना, उसको मैंने हेडर का टैग, हेडर का एलिमेंट, हेडर का कंपोनेंट, उसको मैंने क्या कर दिया पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। मेन को मैंने रिलेटिव रखा और उसको एब्सोल्यूट कर दिया। तो जब आप पेरेंट को रिलेटिव करते हैं और चाइल्ड को एब्सोल्यूट करते हैं, तो जो चाइल्ड है ना वो पेरेंट के डायमेंशन के हिसाब से जितनी विड्थ है और जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली वो मूव कर सकता है। वो कंपोनेंट अकॉर्डिंगली, एलिमेंट, कंपोनेंट, स्ट्रक्चर, लेआउट अकॉर्डिंगली मूव ऑन कर सकता है जहां भी आप करवाना चाह रहे हैं, जहां पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और मेरी रिक्वायरमेंट मेरे केस में ओवरले करवाना है, ओवरले, तो दैट्स व्हाई आई यूज पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अगर मुझे इस तरह का डिजाइन ना बनाना होता, मुझे डिजाइनर ने सेपरेट अलग से ऊपर इसी सेक्शन के ऊपर अलग से डिफाइन करके दिया हुआ होता डिजाइन के अंदर, तो मुझे ये जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि डिजाइनर ने ऐसे किया हुआ है कि इंट्रो जो सेक्शन है हमारा, जो डिस्कवर वाला सेक्शन है, उसके ऊपर ओवरले कर रहा है, तो उस चीज को मैं CSS एंड पे कैसे हैंडल कर रहा हूँ, वाया यूजिंग द पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। और मैंने इसको जी इंडेक्स, अब मैं जी इंडेक्स ऐड कर रहा हूँ, जी इंडेक्स में कर देता हूँ इसको 10, ताकि वो, जैसे उसने लेयर ऊपर रखी हुई है ना, उसने कौन सी लेयर ऊपर रखी हुई है जिसमें ये नेविगेशन आ रही है और लोगो आ रहा है, तो मैं CSS एंड पे इस लेयर को ऊपर कैसे कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ जी इंडेक्स प्रॉपर्टी। CSS की जो प्रॉपर्टी जी इंडेक्स की, उससे मैं इसको लेयर को टॉप में रख सकता हूँ ताकि वो एक्सेसिबल रहे फॉर द कस्टमर। फॉर द कस्टमर ये मेरी जो लेयर है, ये वाली जो जिसमें मैं हेडर रख रहा हूँ, ऑब्वियसली इसका मकसद भी यही होगा इस वेबसाइट को बनाने का, फाइनल जब मैं आउटपुट बनाऊंगा कि ये बटन्स एक्सेसिबल रहें, लिंक्स एक्सेसिबल रहें, तभी वो क्लिक करके कस्टमर इस पे नेविगेट कर सकता है, डिफरेंट सेक्शंस पे जा सकता है, डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट कर सकता है। अगर ये बटन ही एक्सेसिबल नहीं होंगे तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। तो आपने इस चीज को मेक श्योर करने के लिए जी इंडेक्स की वैल्यू इनकॉर्पोरेट करनी है, अगेन एज पर द डिजाइन रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, जो नेक्स्ट लेवल है, जो स्टेप है, वो मैं ले लेता हूँ जी, इसमें इमेज इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, और मैं इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो भी मैं अपडेट कर लेता हूँ, कंटेनर वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं अपडेट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं एक और
इसी जगह जो कंटेनर आ रहा है इसको, या एक और मैं जेनेरिक क्लास लगाता हूँ। कौन सी क्लास लगाता हूँ? एक जेनेरिक क्लास यहाँ पे लगा देता हूँ जो मुझे हेल्प आउट करेगी मल्टीपल जगहों पे, डी डैश फ्लेक्स। और मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, सेव करता हूँ। और यहाँ पे जाके जहाँ मैंने कंटेनर यूज किया ना, यहाँ पे जाके मैं करता हूँ सेव। तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स की क्लास लगाई ना, जब तक तो कंटेनर की क्लास लगी हुई थी तब तक तो हो रही थी स्टैकिंग हो रही थी। टॉप में एक एलिमेंट आ रहा था, उसके बाद एक और एलिमेंट आ रहा था, उसके बाद एक और एलिमेंट। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच किया डिस्प्ले फ्लेक्स, हमारे HTML के अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें राइट नाउ मैं डिव को टारगेट कर रहा हूँ, तो डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर अगर मैं लोगो रखता हूँ, मैं उसके अंदर नैव का टैग रखता हूँ, मैं उसके अंदर कोई इमेज रखता हूँ, मैं हेड का टैग रखता हूँ, तो वो स्टैकिंग हो जाएगी। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो डिपेंडिंग अपॉन द टैग। कौन सा टैग? जो मैंने लोगो के लिए डिव यूज किया, नैव के लिए मैंने नैव का टैग यूज किया, वो ब्लॉक लेवल है, तो वो स्टैकिंग होना शुरू हो जाएगी। पहला एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, वन बाय वन नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल चलते चले जाएंगे। लेकिन मैंने उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है चेंज किया उसको विद द हेल्प ऑफ CSS प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स को इंट्रोड्यूस किया तो चीजें आमने सामने पैरेलल आना, डिस्प्ले आना होना शुरू हो। और मेरी रिक्वायरमेंट भी यही है। मेरी डिजाइन रिक्वायरमेंट को अगर मैं देखता हूँ तो उसने पैरेलल बनाया हुआ है। राइट साइड पे मेन्यू आ रहा है पैरेलल, लोगो की ही पैरेलल राइट साइड पे मेन्यू आ रहा है। स्टैकिंग नहीं हो रही बल्कि पैरेलल आ रहा है। तो इसी चीज को मैंने बनाने के लिए इसको कंटेनर के ऊपर ही मैंने डी फ्लेक्स की अलग से एक क्लास, जेनेरिक क्लास में डाल दिया। और मैंने लोगों को रीसाइज भी करना है, तो रीसाइज करने के लिए लोगों को मेरे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है विद इन माई CSS। वो मैं यहाँ रख सकता हूँ जी डॉट लोगो, और यहाँ पे मैं विड्थ डिफाइन कर सकता हूँ। और विड्थ मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर द पेरेंट कंटेनर। मैं रखता हूँ विड्थ। जितना भी हम काम कर रहे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं REM के अंदर। REM एक वैल्यू यूनिट है, जैसे पिक्सल है, जैसे पॉइंट है, जैसे आपका परसेंटेज है, बिल्कुल। तो इसी तरह से आपका जो REM है वो आपको EMB है, ठीक है। REM और EM, तो जो REM है ना, वो हम ज्यादातर काम REM में कर रहे होते हैं। REM क्या कर रहा होता है, आपका जो बेस यूनिट है ना 16 पिक्सल, बेस यूनिट 16 पिक्सल। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट साइज 16। तो ये मेरा क्या हो गया, बेस यूनिट हो गया। दिस इज कॉल्ड अ बेस यूनिट। और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 5। जब मैंने लिखा ना, जब मैंने वैल्यू लिखी 5, पेरेंट डिव की वैल्यू विड्थ मैंने 5 REM कर दी और मैंने सेव किया। अब मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और मैं 16 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, मल्टीप्लाइड बाय, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 80 पिक्सल। 80 पिक्सल। हम REMs में काम कर रहे होते हैं, पिक्सल्स में काम करना हम प्रेफर नहीं करते। REM अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पहली प्रेफरेंस होती है हमें REMs में करना होता है। क्यों? क्योंकि वो जितना भी सारा स्ट्रक्चर होता है हमारा अकॉर्डिंगली ईजी हो जाता है हैंडल करना। इसके लिए हमारे लिए जितना भी चीज़ें हैं, जैसे हमने किसी जगह पे जाके किसी लेआउट को हमने उसकी वैल्यू अपडेट करनी है, तो हम सिर्फ बेस यूनिट की वैल्यू चेंज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस। डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस, आईपैड है, फोन है, आईफोन प्रो मैक्स है, सैमसंग गैलेक्सी है, डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस, राइट। वो हमारे साथ ये आसान हो जाएगा हैंडल करना। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी हमारे कोड के अंदर, CSS कोड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी हैंडल करने की विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरी। वो हम आगे चल के लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, 5 बार पेरेंट को मैंने 80 पिक्सल कर दिया, और उसका जो इंटरनल इमेज आ रहा है ना, ये वाला जो इमेज आ रहा है, इसको मैं 100% पे ले जाता हूँ। इसके लिए मैं एक क्लास लगा देता हूँ। क्लास लगा दिया मैंने, क्लास का एट्रीब्यूट, सोर्स का एट्रीब्यूट, ऑल्ट का एट्रीब्यूट और क्लास का एट्रीब्यूट। इमेज के टैग पे 3 एट्रीब्यूट मैंने कंबाइन कर दिए, और इसको मैंने रख दिया जी विड्थ 100। ये भी लगा सकते हैं फुल विड्थ, ये भी लगा सकते हैं फुल विड्थ। और क्या है जी आपका इमेज प्रीव्यू, ये सारी चीजें हम लगा सकते हैं। ये मैं किसी जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, टेलविंड है, बूटस्ट्रैप है, उसी में से आपको ये बिल्ट इन क्लासेस के नाम अभी से मैं आपको उसी पैटर्न पे बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आगे चल के उन्हीं चीज़ों को यूज भी करना है। राइट नाउ हम कस्टम चीज़ों से लिख रहे हैं, लेकिन मेरी मैक्सिमम कोशिश यही है कि मैं आपको उन्हीं नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करवाऊँ, ताकि आप लोगों के लिए
आगे चल के बूटस्ट्रैप में या टेलमेंट में काम करना आसान हो, ईजी हो। आप लोगों को पहले से ही पता हो कि अच्छा यार ये नेमिंग कन्वेंशन जो है वो इस मकसद के लिए यूज होती है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट नाउ यहाँ पे विड्थ लिखता हूँ जी, विड्थ डैश 100। इसका ये मतलब है कि मैं एक जेनेरिक सीएसएस डिफाइन करूंगा और डिफाइन कर दूंगा मैं यहाँ। अच्छा, मैं एक और काम भी कर लेता हूँ। जितना काम मैं कर रहा हूँ ना, सीएसएस के अंदर आप सीएसएस कमेंट्स भी कर सकते हो। जैसे एचटीएमएल कमेंट्स करते हो तो सीएसएस कमेंट्स भी कर सकते हो। तो ये वाली जो सीएसएस है ना, दिस इज जेनेरिक सीएसएस स्टार्ट, जेनेरिक सीएसएस स्टार्ट और जेनेरिक सीएसएस एंड, यही कर लेते हैं हम। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हमारी डिफरेंट चीज़ों को टारगेट कर रहा है, बॉडी को, मेन को, और भी सेक्शन हम डिफाइन करेंगे। हेडर का एलिमेंट है, फुटर का कंपोनेंट है, कोई कार्ड्स कंपोनेंट है, स्वाइपर कंपोनेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट्स वो हमारे अकॉर्डिंगली उन्होंने एरियाज को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके मैंने लगाना है जी ये वाली विड्थ डॉट के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं हम, w-100 हाइफन या माइनस या उसको हमने ऐड कर दिया, एंड देन द वैल्यू इज width should be 100%। एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया हमने। और अब मैं जब जाके रीलोड करूंगा तो जो मेरा इमेज का जो विड्थ था ना, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड नजर आ रहा था आप लोगों को, वो उसने रिड्यूस कर दिया अप टू 80 पिक्सल इक्वलेंट टू 5 REM इक्वलेंट टू 80 पिक्सल। उस पर उसने रिड्यूस कर दिया उसको। और बाकी आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है फॉर द मेन्यू। और मेन्यू के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक और स्टेप ले लेते हैं क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स एक्सप्लोर कर लिया। तो वी आर नाउ एबल टू टेक दिस स्टेप एज वेल। यहाँ पे जाके मैंने इसको ब्रेक किया, यूएल इस तरह से मैंने लिख दिया, और जो चाइल्ड एलिमेंट है ना इसको मैंने मूव ऑन कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ये हायरार्की मेंटेन रखनी है, बस आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप हायरार्की मेंटेन नहीं रखोगे तो उसका इफेक्ट आपको फ्रंट एंड पे नजर नहीं आएगा। डिस्प्ले में कर देता हूँ इसको फ्लेक्स। यूएल बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, मैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर देता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करने का बेनिफिट ये होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो रो वाइज बाय डिफॉल्ट जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो तो उसको रो सेट कर देता है, पैरेलल कर देता है। सादा लफ्जों में अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, अगर क्योंकि मैथ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होता है हमारी सीएसएस के अंदर, जितने अच्छे आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं, खासतौर पे जो आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा होगा, कर्व्स का जो ट्रिग्नोमेट्री है, जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो आपको हेल्प आउट करेंगे आपको सीएसएस में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। डायमेंशनल बेसिस पे काम हो रहा होता है इसमें ट्रांजिशन हो रही है, डायमेंशन, रोटेट वगैरह वगैरह, टाइपोग्राफी, बहुत सारी प्लेसमेंट, पोजीशन, रिलेटिव, एस्पेक्ट रेशियो वगैरह वगैरह। तो ये क्या किया उसने, पैरेलल दिखाने के लिए मैंने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स में। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स में कन्वर्ट किया तो पहले स्टैकिंग हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट में स्टैकिंग हो रही है। तो जैसे ही मैंने उसको फ्लेक्सिबल किया तो बाय डिफॉल्ट बाय उसकी जो डायरेक्शन है वो रो हो जाती है। अच्छा, ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ना, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम उसको एक दफा पढ़ भी लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बातें हो रही हैं। जैसे ही देखिए मैंने फ्लेक्स किया ना तो उसने इसको डेव टूल जो है हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर, डेव टूल आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर रहा होता है। तो उसने क्या किया, उसके आगे फ्लेक्स लिख दिया, और फ्लेक्स जैसे ही लिखा तो ये मैं कंप्यूटर में आता हूँ और ये क्या है आपका एक बॉक्स, इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल। ये आपका बॉक्स मॉडल है। तो ये क्या किया उसने, डिस्प्ले फ्लेक्स। और इसमें बाय डिफॉल्ट जो आपके पास डायरेक्शन आ रही होती है, ये ब्लॉक लेवल को उसने कट किया, यूजर एजेंट स्टाइल शीट। बाय डिफॉल्ट यूएल को जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट था उसको मैंने ओवरराइड करवा दिया टू अचीव माय डिजाइन रिक्वायरमेंट। मैंने उसको फ्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। और फ्लेक्स में बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रो वाइज आ रही होती है, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो आ रही होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो आ रही होती है रो आ रही होती है। अगर आप कुछ नहीं लिखते, तो जैसे मैंने यूएल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखा और उसने उसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, तो ऑन सेम पैटर्न बाय डिफॉल्ट इसकी जो डायरेक्शन है वो रो आ रही होती है। आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन रिक्वायरमेंट। अब हमने क्या करना है जी, ये वाला इमेज इनकॉर्पोरेट करना है। इसकी प्लेसमेंट अपडेट हो गई है, मैं एक दफा चाह रहा हूँ ये इमेज लगा दूं ताकि मेरा जो लेआउट है ना, जब मैं ओवरले करवाया है ऊपर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव करके देखा है, तो वो वाज़ेह तौर पर डिस्प्ले हो जाएगा कि जो ये हमारा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बिल्ड करना है। मैं जिस इमेज
को एक्सपोर्ट करना है वाया यूजिंग द फोटोपिया, ये काम काफ़ी ईजी है। हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये लेयर, ठीक है जी, ये लेयर है, ये सारी डिजाइन मिल गई उसके, और इसको जाके मैं PNG या HPG क्विक वे में कर सकता हूँ। इस तरह के इमेजेस रिकमेंडेड ये है कि आपने JPEG में करने की, ऐसे इमेजेस जो कैमरा स्नैप से लिए गए हैं आप और मल्टी कलर है उसकी क्वालिटी अच्छी आती है JPEG फॉर्मेट में, और साथ में WebP फॉर्मेट में। जब हम सारा स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं और JPEG इमेजेस हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं या PNG इमेजेस इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उसके बाद हम उसको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ब्राउजर में उसके डिस्प्ले को एनहांस करने के लिए और लाइट वेट रखने के लिए विदाउट लूजिंग द क्वालिटी, कीपिंग द पेज लाइट वेट, हम क्या करते हैं, हम अपने इमेजेस को कन्वर्ट करते हैं WebP फॉर्मेट में, जो कि आजकल स्टैंडर्ड भी है WebP फॉर्मेट। तो मैं राइट नाउ PNG एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आप इसको JPEG भी कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड है। जब आप फोटोशॉप में काम करेंगे तो आपने JPEG में ही करना है, और वो नेक्स्ट हम जो हमारा जो फेज होने जा रहा है ना, वो डिटेल में हम फोटोशॉप को देखेंगे। राइट नाउ मैंने इस इमेज को PNG में डाउनलोड किया, और मैं यहाँ से जाके ना फोटोपिया के अंदर एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट एज JPEG भी कर सकता हूँ, WebP और JPEG, ये वाला ऑप्शन भी है, ये भी है। वहाँ से मैंने डायरेक्टली बटन के ऊपर क्लिक करके जो मुझे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ से कर लिया। मैं एक्सपोर्ट एज JPEG या WebP भी कर सकता हूँ। अगर मैं JPEG पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे JPEG कॉपी बना देगा, और JPEG जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे वो बता रहा है कि यार आप इस वाले इमेज को, जो भी आप इमेज करना चाह रहे हो उसका नाम वगैरह, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ डिस्कवर, क्या नाम है जी मेरे सेक्शन का, उसी हवाले से नाम रखते हैं डिस्कवर a new level of taste image this new level of taste। इसकी विड्थ है जी 1440 पिक्सल और इसकी हाइट है 960 पिक्सल। मैंने नाम एग्जैक्टली सही तौर पे सेव किया, इमेज डैश डिस्कवर डैश न्यू डैश लेवल डैश ऑफ डैश। तो आपने इन डैशेस का इस तरह के, आपने ये जो स्पेसेस है ना, इस तरह का इमेज ये नहीं आपने इनकॉर्पोरेट करना, बल्कि आपने अपडेट करना है एज पर अकॉर्डिंग दिस, या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं आप। इसको मैंने करना है कट यहाँ से और मूव कर देना है इमेजेस के फोल्डर, इमेजेस JPEG में या PNG में। राइट नाउ मैंने JPEG कर लिया, और मैंने यहाँ पे लगाना है, इसको लगाना है जी यहाँ। HTML के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक अदर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ फॉर द डिव, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ फॉर द डिव। और जैसे ही मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करना है तो इक्वल का साइन और डबल कोट कॉमा स्टार्ट, और यहाँ पे एक जो वैल्यू यूज करनी है मैंने, CSS की जो प्रॉपर्टी यूज करनी है इमेज को दिखाने के लिए, वो मैंने बैकग्राउंड डैश इमेज और URL डबल कोट कॉमा स्टार्ट एंड, और इसके अंदर जाके मैंने क्या करना है, पाथ ऐड करना है। मैंने पाथ कौन सा वाला ऐड करना है, जो मैंने अभी इमेज रखा है, और वो है जी एसेट्स का फोल्डर, एसेट्स का फोल्डर है जो, और उसके बाद है जी इमेजेस का फोल्डर, और उसमें इमेज आ रहा है जी हमारा, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं नाम ताकि मुझे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वो मैंने यहाँ रख दिया। और ये फॉर्मेट कौन सा है, डॉट JPEG है, JPG फॉर्मेट है। अगर PNG होगा तो आप इसे PNG करेंगे, और अगर HPG होगा तो आप इसे HPG करेंगे, तो आपने इसको मिक्स कर देना। मैंने क्या कर दिया JPEG, जैसे मैंने JPEG किया तो मुझे क्रॉस चेक भी हो रहा है, VS कोड में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे क्रॉस चेक कर रहा है कि हाँ जी आपका इमेज यहाँ पे इस डायरेक्टरी रूट पाथ रूट डायरेक्टरी के अंदर ये इमेज एग्जिस्ट करता है। इस चीज को भी आपने रखना है चेक एंड बैलेंस में, कि आप जो काम कर रहे हो ना, ताकि आपको पाथ का मसला ना आए। जब हम कोई इमेज लगा देते हैं वो डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, तो बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि वो पाथ हमने सेट नहीं किया होता, या फॉर्मेट हम सेट नहीं रखे होते, या कोई स्पेसिंग वगैरह आ जाती है वगैरह। तो ये इमेज लगाने के बाद मैं चलता हूँ जी, यहाँ पे ना मैं एक लगाता हूँ क्लास ग्रुपिंग कर लेता हूँ, और इसको मैं लगा देता हूँ जी इसी नेमिंग कन्वेंशन से कॉपी करता हूँ, और ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इस वाली क्लास के अंदर ना कुछ चीजें ऐड करता हूँ।
बाकी मैं ऐड कर रहा हूँ वो है जी बैकग्राउंड पोजीशन 50% ऑफ द स्क्रीन, लेफ्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेंटर ऑफ द स्क्रीन, 50% मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेंटर ऑफ द स्क्रीन। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज कवर। और इसके अलावा जो दूसरी क्लास आ रही है मेरी सेक्शन डिस्कवर अ न्यू लेवल ऑफ टेस्ट, इसमें जाके मैंने ऐड करना है हाइट को, और हाइट मैंने रखनी है 100 VH व्यू पोर्ट हाइट, VH व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट हाइट स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। किस चीज़ की बात हो रही है? वो बात हो रही है आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एड्रेस बार के नीचे, ये व्यू पोर्ट स्टार्ट हो गया आपका। ये डिवाइस टू डिवाइस वेरी करनी थी, आप फोन पे ओपन कर रहे हो, आप आईपैड पे ओपन कर रहे हो, आप स्टैंडर्ड स्क्रीन पे ओपन कर रहे हो, आप रेटिना डिस्प्ले पे ओपन कर रहे हो। रेटिना डिस्प्ले का मतलब मैकबुक पे ओपन कर रहे हो वेबसाइट, उसकी जो टोटल विड्थ है ना, पिक्सल की बात हो रही है 2500 2560 पिक्सल, 2560 पिक्सल, 2560 पिक्सल विड्थ है, और हाइट जो है वो 1080 है। तो उसमें जो व्यू पोर्ट हाइट होगी ना वो आपकी 1080 पिक्सल की होगी। और राइट नाउ मेरे पास जो सेटिंग है इस टाइम लैपटॉप की, वो क्या आ रही है, हाइट 768 हाइट है, जिसमें से ये माइनस हो रहा है, ये एरिया माइनस हो रहा है। कौन सा वाला? दिस एरिया, एड्रेस बार और ये जो टॉप में आ रहा है ये, और नीचे मैंने ये टास्क बार भी रखी हुई, इनेबल रखी हुई है। तो मेरा जो व्यू पोर्ट हाइट बनेगा ना, और व्यू पोर्ट हाइट जो है, जब मैंने व्यू पोर्ट जो मेटा टैग है हमारा, वो हमने उसको डिस्कस किया था, तब भी हमने इस चीज़ को देखा था कि हमारे स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करता है, ऑटो एडजस्ट करता है। तो यही चीज़ मैंने सीएसएस में लिखी हुई है। जैसे ही मैंने VH लिखा, वैल्यू चेंज की, REM पिक्सल परसेंटेज व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ भी होती है, इसी तरह से व्यू पोर्ट विड्थ भी होती है, वो भी आप देख सकते हो। अगेन ये रिक्वायरमेंट आपकी डिज़ाइन की तरफ से आ रही होती है। मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है कि मैंने पहला जो सेक्शन बनाना है, मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ द विंडो, जो भी मेरी फर्स्ट लोड होगी स्क्रीन, उसके मुताबिक मैंने बिल्ट आउट करना है, इसको क्रिएट करना है। तो मैंने CSS की जो प्रॉपर्टी है ना, कंबाइन की है उसके साथ, मैंने वो की है 100 VH। वो देखेगा, रीड करेगा, ब्राउजर उसको रीड करेगा। किस चीज़ को रीड करेगा? जो मैंने CSS लिखी है, रीड करेगा। और जब वो रीड कर लेगा, उसको पता चल जाएगा, अच्छा कैलकुलेट करेगा, वो टोटल कैलकुलेशन होगी उसकी, रेंडरिंग इंजन जो लगा हुआ है क्रोम ब्राउजर के अंदर, वो रेंडर करेगा उसको फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम कैलकुलेट करके, उसके हिसाब से उसने इमेज को लगा दिया उसके अंदर। जो मैंने इमेज अभी आप लोगों के सामने उसको एक्सपोर्ट करके JPEG में, और सेटिंग कैसे की है विद सबसे पहले जो स्टेप मैंने लिया है वो स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया। सिर्फ आपने स्पेसिफिकली स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करना है, और वो भी सिर्फ इस मकसद के लिए यूज करना है जो मैंने किया है। बाकी स्टाइलिंग आपने जितनी भी है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में करनी है, मैस क्रिएट नहीं करना आप लोगों ने। अभी के लिए इनिशियल लेवल पे अगर आप यहीं भी सारी स्टाइलिंग करना शुरू कर देंगे तो मैस क्रिएट हो जाएगा। आपने अपनी कोड को क्लीन कोडिंग के साथ अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपने कोडिंग करना सीखनी है। तो उसके लिए आपने जितना भी स्टाइल्स हैं आपके, वो आपकी स्टाइल शीट से आ रहे हो, और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका, जैसे मैंने सिर्फ इमेज के लिए यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया, वो आपने यहाँ यूज करना है। तो यहाँ पे एक और क्विक चीज़ जो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, वो मैं यूज करता हूँ जी, पैडिंग यूज कर लेता हूँ। तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ना एक चीज़ आप लोगों को और ज़रा बता दूँ। यहाँ मैं इसको डेव टूल को मैंने उसको ना आप लोगों को व्यू पोर्ट समझाने के लिए उसको मैंने किया है, मूव किया है आउटसाइड। अब मैं जैसे सेक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेक्शन को 100 VH व्यू पोर्ट हाइट दिया है, तो आप देखो कि वो व्यू पोर्ट हाइट मेरे केस में क्या आ रही है, 633 पिक्सल। 600 नीचे वो मेंशन भी कर रहा है 633 पिक्सल। और ये जो है आपका ना, जो सेटिंग है मेरे लैपटॉप की, वो 768 पिक्सल है। तो बाकी जैसा द पार्ट जो है ना आपका, वो माइनस कर रहा है, वो इसमें से ये माइनस हो रहा है, और ये माइनस होके जो टोटल वैल्यू आ रही है वो उसने ऑटो कैलकुलेट की, और 633 पिक्सल पे उसने सारा इंट्रो सेक्शन जो है वो ड्रॉ कर दिया। और बाकी रेस्ट ऑफ द सेटिंग जो मैंने CSS के जरिए की थी, बैकग्राउंड इमेज,
बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के सेंटर में इमेज लगाया उसने, रिपीट नहीं कर रहा, सेंटर में लगाया और कवर कर रहा है, कंटेन, कवर, ये सारी चीजें आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, कवर, नो रिपीट और 50% ऑफ द स्क्रीन। ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को 50% कंसिडर कर रहा है। जैसे हमने मार्जिन में वैल्यूज लगाना सीखी, इसी तरह से बैकग्राउंड साइज में भी वैल्यूज लगती हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को कंट्रोल, ज्यादातर काम हमारा जो सीएसएस के अंदर है ना, वो इसी के यही एक गैलेक्सी है, यही डोमेन है, इसी के अंदर काम हो रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ट्रांजिशन करनी है, हमने रोटेट करना है किसी एलिमेंट को, हमने स्केल अप करना है, डाउन करना है, वगैरह वगैरह। बाकी चलते हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। जब हम एनिमेटेड चीज़ की तरफ आएंगे, एनिमेटेड स्टाइल की तरफ आएंगे, तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने इस पर्सपेक्टिव में इन चीज़ों पे जब आपने काम करना है, तो इस चीज़ को ऐसे ही आप लोगों ने देखना है। बाकी लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं कोई वैल्यू नहीं लगा रहा, मिसाल के तौर पर मैं कोई बैकग्राउंड की कोई वैल्यू नहीं लगा रहा, तो बाय डिफॉल्ट HTML के अंदर सबका सब हमारा फ्रॉम टॉप और लेफ्ट से आ रहा होता है। जैसे ही देखो मैंने रिमूव किया ना बैकग्राउंड पोजीशन, तो उसने इमेज की प्लेसमेंट मूव की, स्लाइटली मूव की उसने लेफ्ट पे और टॉप पे, वो ले गया, पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे मैं इनेबल करता हूँ वैल्यू, तो वो पोजीशन अपडेट कर रहा है। सेंटर में दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक, मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग अलग लिख दिया। जैसे मैंने मार्जिन में लिखना आपको होता है, और बाकी एक ही वैल्यू से सारी जगह पे होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब जगह होते हैं। एक और चीज मैं क्विकली यहाँ पे करके और वाइंड अप कर लेते हैं, और वो है जी पैडिंग ऐड करता हूँ मैं विद इन द सेक्शन, और वो मैं ऐड कर लेता हूँ अराउंड 10 REM। ठीक है, तो जैसे ही मैंने टॉप से पैडिंग ऐड की ना, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें सेटल अप होना शुरू हो गई, जैसे कि डिज़ाइन में है अभी कि मैंने यहाँ पे नीचे करके दिखाना है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ना, मैंने सेंटर में दिखाना है लोगो, और राइट साइड पे मैंने दिखानी है जो मेरी नेविगेशन है। लोगो को मैंने दिखाना है सेंटर में, लोगो मैंने दिखाना है जी सेंटर में। ऑलरेडी पोजीशन एब्सोल्यूट है हेडर का एलिमेंट, इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, इसको मैं लेफ्ट 0 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जी मैजिक CSS का, और ये आगे जी मार्जिन, और इसके साथ मैं कंबाइन कर लेता हूँ 0 ऑटो। ठीक है, सेंटर में आ गया, बिल्कुल डिजाइन रिक्वायरमेंट ही है। और नेविगेशन लेफ्ट टॉप की बजाय राइट टॉप पे लगानी है मैंने। तो बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया, HTML के अंदर हर चीज़ जो है वो इंग्लिश स्टाइल में चल रही होती है, हालांकि इंग्लिश का लेना देना है कोई नहीं। और मैंने इसे मूव करना है राइट साइड, नैव का टैग है मेरा, और मैंने राइट साइड पर मूव करना है। और अगर मैं देखूं तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है, कंटेनर को किया हुआ है जी मैंने डिस्प्ले फैक्स। डिस्प्ले फैक्स जब आप करते हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आप जस्टिफाई कंटेंट एंड, अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। अब मैं अपने एलिमेंट्स को ना, क्योंकि मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की बजाय कन्वर्ट कर दिया, फ्लेक्स कर दिया, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। वो जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव से गुजर के ना बंदे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। अगर आप अच्छे मेंटोर से पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप तंग नजर किस्म के लोगों से पढ़ रहे हो, तो बस फिर तो तबाही है, फिर काम खतरनाक है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आपने अपने जो एक्सपोजर है दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर आपने उस साइड पे, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, नॉलेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्रिप कमांड इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी किसी भी लेवल में, कि आप उन चीज़ों को, तो ये मुझे सबक यहाँ से भी मिल रहा है, फ्लेक्स से भी मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसी तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ विद इन माई जेनेरिक CSS का ब्लॉक मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। डिस्प्ले फैक्स की प्रॉपर्टी के नीचे ही मैं यहाँ पे जाके इस वैल्यू को भी डिफाइन करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट एंड। और इसका जो क्लास की जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, मैं वो फॉलो कर लेता हूँ फ्रॉम द टू, और वो है जी हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट एंड। ठीक है जी, जस्टिफाई कंटेंट, तो मैं इसी को फॉलो कर लिया मैंने।
क्योंकि यही नेमिंग कन्वेंशन मैंने आगे चल के आप लोगों को बतानी भी है, तो कस्टम सीरीज लिखते हुए भी मैं इन्हीं नेमिंग कन्वेंशन को यूज़ कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ ना ये देखो, जब मैंने इसको मूव ऑन किया तो वो मूव सेंटर में आ गया, लोगो आपका राइट साइड पे चला गया। और डॉट्स खत्म करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड टूल होता है, और अगर शेयर कर देते हैं जी क्विकली, वो होता है जी यूएल के अंदर जाके लिस्ट स्टाइल नाम, लिस्ट स्टाइल बाय डिफॉल्ट लिस्ट स्टाइल आ रहे होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए आप इस तरह से सकते हैं। अब चूंकि मैंने यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स भी किया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गैप के कॉम्बिनेशन के साथ ना राइट साइड पे गैप मुझे चाहिए 1 आ रही है, वो भी मेरे पास, और मेरा स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया एज पर डिजाइन। और इसमें हम कलर भी दे सकते हैं, कलर भी दे देते हैं, क्योंकि 5 देने आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए करने में। हम बहुत सारी चीज़ें साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो आप इस लेक्चर को बैठ के इत्मीनान तसल्ली से आप देखोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हेल्प आउट कर देंगी। बेसिक लेआउट आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में रेडी कर लोगे। बेसिक एडवांस लेवल पे हम मजीद आगे लेके चलेंगे। एक और प्रॉपर्टी जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कलर, और वो मैं टारगेट कर रहा हूँ एंकर टैग के ऊपर। और कलर मैंने कॉपी किया फोटोपिया के अंदर जाके, कलर प्लेटिक, कलर पिकर का जो कलर प्लेटिक फोटोशॉप में भी ऐसे होता है। जैसे मैंने ये ओपन किया, ये मैंने कैसे ओपन किया जी, यहाँ पे जाके ये आपके पास एक आ रहा होगा कलर प्लेटिक, उसमें भी आ रहा है। ये मैं दोबारा से क्लोज करता हूँ, और जैसे ही आप क्लिक करोगे ना कलर प्लेटिक के ऊपर, तो वो इस तरह से पैनल ओपन हो जाएगा इस तरह से। और जो लेयर आपने, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे केस में मैंने टारगेट करना था इस लेयर को, जो मेन नेविगेशन का जो एंकर टैग था मेरा, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लेना है पहले उस लेयर को, और वो मैंने कर लेना है जी सेलेक्ट, और उसके बाद मैंने क्लिक करना है उस टेक्स्ट पे जैसे मुझे चाहिए इसका कलर। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ टॉप में भी आ रही है प्रॉपर्टी आ रही है, जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे एग्जैक्ट कलर कॉम्बिनेशन बता रहा है। और कलर कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास CSS के अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यूज यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यूज यूज करते हैं, RGB कलर कोड यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जी, और हम CMYK के कलर सेपरेटिंग के लिए यूज होते हैं। एक और भी कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन हमारे हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू और RGB कलर। RGB कलर मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। वेब के अंदर जो जितना भी काम हम वेब के लिए पब्लिश करने के लिए, वेब पब्लिशिंग के लिए हम जो यूज कर रहे होते हैं, वो RGB कलर कॉम्बिनेशन से बन रहा होता है। इन 3 मेन कलर की वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 अप टू 255, इस वैल्यू कॉम्बिनेशन के दरमियान तमाम कलर्स बनते हैं। राइट नाउ मैं ग्रीन कलर को टारगेट कर रहा हूँ, तो उसका जो कलर कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ना, वो रेड का 0 वैल्यू रखी हुई है उन्होंने, ग्रीन की 58 वैल्यू रखी हुई है जो कि 0 से 255 तक होती है। इसी तरह से ब्लू की 0 से 255 तक होती है, तो वो भी 58 रखी हुई है। तो जब तीनों को उन्होंने ये वैल्यू दी ना, तो उसके बाद जो कलर कॉम्बिनेशन बना वो ये ग्रीन कलर का बना, ब्रांडिंग कलर, जो कि हमारा ब्रांडिंग कलर भी, जो कि प्राइमरी कलर कहलाता है हमारा। हम लोग जब CSS में काम कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कलर, ब्रांडिंग कलर, हेक्साडेसिमल वैल्यू, RGB कलर। ये सारी जो टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी, जो टेक्निकल टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये सारी की सारी हम यूज कर रहे होते हैं अपने वेब पेज को बनाते हुए पब्लिश करने के लिए। अच्छा जी, मुझे कौन सा कलर चाहिए जी, मैं ये वाला राइट नाउ हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है आपकी 6 डिजिट न्यूमेरिक डिजिट कोड पे बेस कर रही होती है। 6 डिजिट, यानी कि 6 डिजिट मतलब 003A3A, इतना 6 डिजिट, और वो हैश के साइन के साथ आप लिखते हो। CSS के अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यू आपने लिखनी है, उसके लिए आपको मस्ट है कि आपने हैश का साइन लगाना है। हैश का साइन अभी मैंने पहले डिस्कस किया, हम IDs के लिए भी स्टाइल्स करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। बहुत लीस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन अगर हम इतने, हमारे पास वो नहीं है, HTML को अमेंड करने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, तो हम IDs को प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह से ये जो ID है ना, ये जो हैश का साइन है, ये ID जो है हमारी यूज हो रही है फॉर द हेक्साडेसिमल वैल्यू। और जैसे ही मैं इसको यूज करूंगा विदिन, और मैंने इसको यूज करने के लिए स्टार्ट विद द हैश साइन, और जो कलर कॉम्बिनेशन जो कोड है ना हेक्साडेसिमल वैल्यू, वो मैंने यहाँ से कर लेना है कॉपी। इसको मैंने किया जी, कॉपी किया है, कॉपी और सेमीकोलन। जैसे मैंने कलर लगाया तो VS कोड ने मुझे बता दिया यार आप ये वाला कलर लो, लेकर ये आपको VS कोड हेल्प कर रहा होता है, कलर पिकर का उसने पूरा स्ट्रक्चर बना के बता दिया है। और आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो विद द RGB कलर अगर आप करना चाह रहे हो।
RGB कलर मतलब जो वैल्यूज हैं, एक लिखने का तरीका ये और दूसरा लिखने का तरीका कौन सा वाला है जी, वो भी हम RGBA। और ठीक है, जैसे ही मैंने किया लिखा जी RGBA, तो वो कह रहा है जी रेड ग्रीन विद कॉमा सेपरेटर ब्लू विद कॉमा सेपरेटर लास्ट में अल्फा ओपेसिटी। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है जी, मेरे पास क्या है 0 58 तो मैं रेड के साथ रिप्लेस कर दूंगा 0 को, और मैं सेकंड वैल्यू जो है रखूंगा 58 और जो लास्ट वैल्यू है वो मेरी होगी 58। और जो अल्फा ओपेसिटी है वो 0 से 1 यानी कि 0 से 100% के दरमियान वेरी करनी होती है। आप कलर को उसका जो कॉन्ट्रास्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ राइट नाउ उसको 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। 0 से आप अगर 0 मतलब 0%, 1 मतलब 100%, 0 से 100 के दरमियान आप इसको मूव ऑन कर सकते हैं। तो मैंने वही कलर कोड जो लिखा था ना वही उसने मुझे बता दिया कि यार ये कलर, यही मेरी रिक्वायरमेंट है, ये डिज़ाइन में प्राइमरी कोड था मेरा, कलर कोड था और वो मैंने यहाँ पे लिखा। तो ऐड ऑन एक और वैल्यू मैं इसके साथ लिख देता हूँ और वो है जी टेक्स्ट डेकोरेशन नन। वाइंड अप करते हैं, ठीक है जी, ये हो गया जी बेसिक, ये स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक में आगे इसको बेहतर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, एज पर द डिज़ाइन हम इसको आगे बनाएंगे, बिल्ड करेंगे। बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं आज आपको, बहुत बेसिक लेवल की। नर्सरी क्लास के जो बच्चे होते हैं ना वो मैंने सीखा है। तो सर को फोन भी आ गया है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है और टाइम होगा ये हमारा 6 से 8। आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज मैं डिज़ाइन, मेरी पूरी कोशिश होगी सब बच्चों को PST के डिज़ाइन साइन। फोटोशॉप आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लोग आगे या फोटोपिया भी अगर आप अभी के लिए यूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं। और ये आज का आप लोगों के साथ लेक्चर भी शेयर कर दूँगा मैं, वी ट्रांसफ़र वो किसी बच्चे ने जिम्मेदारी ले लेनी।